गुड मॉर्निंग। ये द स्टडी इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल है और हम एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट सीरीज़ का अगला लेक्चर ले रहे हैं इस वक्त। पिछले लेक्चर्स में आपको याद होगा तो हमने 6th क्लास की एनसीईआरटी को हिस्ट्री को कवर कर लिया था। अब हम यहाँ से 7th क्लास की हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे। देखिए 6th क्लास की हिस्ट्री का नाम था हमारे अतीत पार्ट 1, इसका नाम है हमारे अतीत पार्ट 2। ठीक है, तो यहाँ से आगे शुरू करते हैं। ये आपकी विषय सूची दी हुई है। आपको याद होगा कि जैसे ही 6ठी क्लास की एनसीईआरटी में भी शुरुआत जो है वो स्रोत के चैप्टर से की थी कि भाई हमारी इतिहास को पढ़ने के क्या स्रोत हैं, साहित्यिक सोर्स हैं, पुरातात्विक सोर्स हैं। ठीक है, दोनों की सीमाएं क्या हैं, दोनों की मतलब विशेषताएं क्या हैं, दोनों का कैसे एक साथ इस्तेमाल करना चाहिए। बात की थी कि पांडुलिपि क्या होती है, ठीक है, कितने प्रकार के ग्रंथ होते हैं, पुरातात्विक स्रोतों में किस प्रकार के स्रोत होते हैं, सिक्के, इमारतें इत्यादि। तो इस तरीके से इस बुक में भी शुरुआत जो है वो आपके स्रोतों से की है और हम अगले 1000 सालों में जो परिवर्तन होने वाले हैं उसमें कौन से परिवर्तन होंगे उनको दिखाया है। इसमें मुख्य बिंदु परिवर्तन के एक तो स्रोतों की बात की है एक तरफ, ठीक है, और दूसरी तरफ जो अगले 1000 सालों की का जो इतिहास हम देखने जा रहे हैं उस इतिहास के जो परिवर्तन के जो मुख्य बिंदु हैं उन पे ही इसका ध्यान केंद्रित रहता है पहले चैप्टर का। उसके बाद जो चैप्टर्स हैं ये आपको पूर्व मध्यकाल के दो प्रमुख बिंदुओं पर, एक तो त्रिकोणीय संघर्ष था, ठीक है, और दूसरा चोल शासकों के बारे में, चोल साम्राज्य के बारे में बताया है आपको। ये चैप्टर इस पे आधारित है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के बारे में बात किया है। उसके बाद यहाँ आर्किटेक्चर के बारे में बात किया है, आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से इसको आप देख सकते हैं 6 चैप्टर को। 7वें में है ये जो नगरीकरण की बात है कि कैसे भाई मध्यकाल में नगरीकरण हुआ या नगरीकरण की जो प्रक्रिया है वो कैसे चली। आपको ध्यान होगा कि गुप्त काल के अंत में, ऐसा कई इतिहासकार मानते हैं कि गुप्त काल के अंत में जो नगरीकरण की प्रक्रिया थी उसमें एक अल्प विराम लगा था कुछ समय के लिए। हालांकि इस चीज को लेके काफी वाद विवाद रहता है इतिहासकारों के बीच में। तो लेकिन कुछ सदियों बाद जो है नगरीकरण की प्रक्रिया पूरा शुरू हुई, फिर थोड़ी एक्सेलरेट हुई। फिर ये जो है अलग अलग प्रकार के समाजों की बात करता है 7वां चैप्टर, जनजातियां, खाना बदोश और एक जगह बस के रहने वाले समुदाय। ये बेसिकली 3 प्रकार के समाज होते हैं, ट्राइबल सोसाइटीज, जनजातीय समाज, खाना बदोश और ये जो किसान होते हैं जो एक जगह बस के रहने वाले होते हैं। तो फिर एक जो है सामाजिक परिवर्तनों की बात की है। यहाँ पे फिर धर्म की बात की है कि कैसे नए धर्म उभर कर आए, कैसे पुराने धर्मों में परिवर्तन हुआ, इसके पीछे क्या आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कारण थे। और फिर क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण की बात की है और 18वीं शताब्दी में एक नए राजनीतिक गठन की बात की है। यानी कि हम बात करते हैं यहाँ पे 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य के अंत के साथ जो बदलाव हुए। पहले तो क्षेत्रीय राज्य उभर कर आए और बाद में जैसे कि हमने यहाँ बताया है क्षेत्रीय संस्कृतियों का गठन, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, साथ ही साथ क्षेत्रीय राज्यों का भी निर्माण हुआ इस काल में 18वीं सदी में। और उसके बाद जो है अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ इंडिया में, तो ये उसके बारे में बात करता है 10वां चैप्टर। पहले चैप्टर में आज जो हम हैं वो पहले एक तो मध्यकालीन इतिहास को पढ़ने के स्रोत के बारे में जानेंगे और मध्यकालीन इतिहास में जो 1000 वर्षों का इतिहास है उसमें परिवर्तन और निरंतरता के जो मुख्य बिंदु हैं उसके बारे में देखेंगे यहाँ पे। तो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। ठीक है, कौन से 1000 वर्ष? तो लगभग 700 ईस्वी से लेके 1750 ईस्वी के बीच में। हमने किस कारण से इन दोनों को चुना? ये जो हमने दो भेद रेखा चुनी है, सरहद चुनी है कि 700 ईस्वी के पीछे प्राचीन काल था और 1750 ईस्वी के आगे आधुनिक काल है और इन दोनों के बीच में मध्य काल है। तो ये हमने भेद रेखा क्यों चुनी है? आमतौर पर माना जाता है, आपको याद होगा कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ जिसके पश्चात अंग्रेजों का भारत में शासन शुरू हुआ और अगले 90 वर्षों में उन्होंने लगभग पूरे संपूर्ण भारत पे विजय प्राप्त कर ली।
तो इसलिए जो मध्यकाल है 18वीं सदी का, उसे हम एक सीमा रेखा के तौर पे लेते हैं। उसी प्रकार जो हर्षवर्धन का एम्पायर था, हर्षवर्धन स्वयं 600 से 650 ईस्वी के बीच रहे थे। उसके बाद जो है भूमि अनुदान, ठीक है, और ऐसे कई परिवर्तन हुए राजनीतिक और आर्थिक, जिसके कारण हम मानते हैं कि प्राचीन काल का अंत हुआ और मध्यकाल का प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो ये दो लाइन जो है, ये सिर्फ लाइन इन दी सैंड जो कहते हैं, ये ऐसे ही नहीं चुन ली गई है। कुछ इसका आर्थिक और सामाजिक कारण है कि इन दो सीमा रेखाओं को चुना गया है यहाँ पे मध्यकाल के लिए। हालांकि कहीं कहीं पे मध्यकाल को ऐसे भी दिखाया जाता है 712 से लेके 757, कहीं कहीं पे आपको 750 से लेके 757, कहीं कहीं पे उसको ऐसे भी माना जाता है, जैसे कि आपको याद हो कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी और ये पूर्व मध्यकाल। फिर उसमें कई बार मध्यकाल को भी दो भागों में बांटा जाता है। एक कहते हैं कि 750 से लेके 1200 तक पूर्व मध्यकाल था, और फिर 1200 से लेके 1707 तक या 1757 तक मध्यकाल था। तो ऐसे अलग अलग मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं मध्यकाल को दिखाने की। कोई ऐसा फिक्स, आगे जब हम कालक्रम या पीरियडाइजेशन का पार्ट देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो हम सीमा रेखाएं बनाते हैं ये एक तरीके से आर्बिट्ररी हैं, मीन्स कि इनका कोई फिक्स कारण नहीं है। ये बस इतिहास को सही से पढ़ने के लिए, इतिहास को पढ़ने की सुविधा बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो क्या कहते हैं, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल करते हैं। लेकिन पड़ताल करने के हमारे स्रोत क्या हैं, पहले तो हम उन बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम मेनली बताएंगे कि कैसे ये काल आते आते जो आपके लिटरेरी सोर्स हैं और आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं, साहित्यिक सोर्स और पुरातात्विक सोर्स, उसमें जो साहित्यिक सोर्स हैं, जो स्रोत हैं, उनका महत्व बहुत बढ़ जाता है। उसके कारण क्या है उसको भी देखेंगे। ठीक है, और साहित्यिक सोर्सों को पढ़ने की में कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है, उसको भी देखेंगे, जिसमें से यहां पे दो प्रकार की सीमाओं को उदाहरण के साथ बताया गया है। एक तकनीकी विकास, समय के साथ जो ज्ञान है, जो दिन दुनिया की समझ है, उसमें परिवर्तन आता है। तो इसके कारण क्या होता है कि साहित्यिक स्रोत को पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। दूसरा, शब्दों का मतलब भी बदलने लगता है। ठीक है, तो यहां पे इन्होंने दो उदाहरण दिए हैं कि साहित्यिक स्रोत को पढ़ने में कहां हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सीमाएं हैं। तो इन्होंने सिर्फ दो सीमाएं गिनवाई हैं, और भी हम आगे देखेंगे। उसके अलावा उन्होंने मुख्य परिवर्तनों की बात की है। ठीक है, कि नए सामाजिक और राजनीतिक समूह उभर कर आए, तो उभर कर आए तो उसका परिणाम क्या हुआ। ठीक है, उन्होंने क्या नई तकनीकी, नए विचार, नए वस्तुएं अपने साथ लेकर आए। कुछ राजनीतिक परिवर्तन हुए, कुछ आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन हुए। दूसरा, इन्होंने ये बताया है कि क्षेत्र और साम्राज्य हुआ, ये कि एक क्षेत्रीय संस्कृतियों का भी उभर कर आई, कि जो स्थानीय संस्कृतियां थीं, जैसे कि आप मान लीजिए गुजरात की संस्कृति हो गई, बंगाल की संस्कृति हो गई, या केरला की संस्कृति, या आपको तेलुगु संस्कृति हो गई। तो एक तरफ पे क्षेत्रीय संस्कृतियां उभर कर आई जिन्होंने क्षेत्रीय राज्य निर्माण में योगदान किया, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा कई बार हुआ मध्यकाल में, कुछ उसके उदाहरण हैं, कि ऐसे साम्राज्य भी बने जिन्होंने अपने अंदर ऐसे भिन्न भिन्न क्षेत्रों को मिला लिया। तो क्या हुआ कि एक प्रकार का एक कॉन्फ्लिक्ट भी होता है और एक प्रकार का कोऑपरेशन भी होता है, एक प्रतिस्पर्धा भी है साम्राज्य और क्षेत्रीय राज्य के बीच में, और एक प्रकार का एक सांस्कृतिक सामंजस्य भी है कि दोनों एक दूसरे से सीखते हैं। तो उसको आगे देखेंगे। और फिर हमने देखा कि अगर सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, राजनीतिक परिवर्तन हो रहे हैं, आर्थिक परिवर्तन हो रहे हैं, तो धर्म में भी परिवर्तन तो होंगे ही। तो उसको भी यहाँ इस चैप्टर में देखा जाएगा। और इवेंचुअली देखेंगे कि इतिहास को कालखंडों में बांटने की जो समस्या है, जो हमने बताया कि ये जो हमने 700 से लेकर 1750 के बीच में मध्यकाल माना है,
ये जो कालखंड में हम बांट रहे हैं इसकी कुछ सीमाएं हैं, ये जरूरी भी है ताकि हम इतिहास का सरलता से अध्ययन कर सकें। ठीक है, अब अगर कोई यूनिवर्सिटी है या कोई इतिहासकार है, वो कैसे उसको अध्ययन करेंगे? अब पूरा इतिहास को अध्ययन कर नहीं सकते, तो आपको क्या है कि उसको पहले आप कालखंडों में बांटते हैं, कालखंडों के अंदर भी आप एक सीमाओं में छोटे छोटे कालों में बांटते हैं। जैसे कि हमने प्राचीन समय में बात की कि मौर्य काल, मौर्योत्तर काल इत्यादि। तो ये क्या है कि इतिहास को पढ़ने के लिए और इतिहास लेखन के लिए जरूरी है, लेकिन ये एक तरीके से मील का पत्थर ही है। जो हम पहले बात की थी कि तारीखों को रटना नहीं है, आप नॉर्मली बस देख के चलिए। तो बस ये समझिए कि प्राचीन काल के बाद मध्यकाल, मध्यकाल के बाद आधुनिक काल। लेकिन कब प्राचीन काल, ऐसा कोई एग्जैक्ट मोमेंट नहीं है कि उसी क्षण प्राचीन काल खत्म हो गया और मध्यकाल शुरू हो गया, या ऐसा कोई क्षण नहीं है कि अब अभी के अभी मध्यकाल, जैसे कि ना 12 बज गए, ठीक है, उसके पहले एएम था फिर पीएम हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि अभी इसके 1 मिनट पहले या 1 सेकंड पहले मध्यकाल था और 1 सेकंड बाद आधुनिक काल हो गया। इतिहास में ये जो कालखंड में बांटा जाता है ये सिर्फ सहूलियत के लिए है, ताकि इतिहास का अध्ययन ठीक से किया जा सके। तो उस पॉइंट को भी यहां पर देखेंगे। ठीक है, पहले बात करते हैं स्रोत की। कुछ निरंतरताएं हैं और कुछ परिवर्तन हैं। निरंतरता क्या है कि जैसे प्राचीन भारत में सिक्के, शिलालेख, वास्तुकला और साहित्य स्रोत थे, इतिहास लेखन के हमारे स्रोत, वो अभी भी बरकरार हैं। लेकिन परिवर्तन ये हो गया है कि इस काल में जो साहित्यिक स्रोत हैं, ठीक है, उनकी संख्या और विविधता एकदम से बढ़ गई है। और उसका कारण ये है कि कागज बहुत सस्ता हो गया है। कितना सस्ता, एक उदाहरण के जरिए से समझते हैं कि 13वीं शताब्दी के मध्य में एक विद्वान एक पुस्तक की प्रतिलिपि बनाना चाहते थे, लेकिन उनके पास पर्याप्त कागज नहीं थे। इसलिए उन्होंने एक दूसरी पांडुलिपि को धोया जो उनके काम की नहीं थी, फिर कागज को सुखाया और उसका उपयोग किया। आप देख सकते हैं कि भाई कागज मिल नहीं रहा है, ठीक है, इतना महंगा है कि कागज आप अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे, महंगा है, मिल भी नहीं रहा। इससे पुरानी एक और कहानी है कि एक चाइनीज यात्री भारत आए, बुद्ध धर्म का अध्ययन करना चाहते थे, ठीक है, लेकिन उन्हें लोकल मार्केट में कागज मिल नहीं रहा था। अच्छा, चाइना में कागज बहुत पहले से चल रहा था, तो उन्हें आदत थी कागज पे लिखने की, लेकिन यहाँ कागज मिले ना। तो उन्होंने अपने मित्र को पत्र लिखा चीन में कि भाई कागज भेजो वहां से, यहाँ पे कागज मुझे नहीं मिल रहा है, मैं कैसे पांडुलिपि बनाऊंगा यहाँ पे अब कोई मुझे इतने सारे ग्रंथ तो ले जाने नहीं देगा, मुझे उसको देख देख के लिखना पड़ेगा उसमें से, जैसे आप होमवर्क कॉपी करते हैं या क्लास नोट कॉपी करते हैं। उन्होंने कहा लेकिन यहाँ कागज तो है ही नहीं, रजिस्टर मिल नहीं रहा मुझे यहाँ लोकल मार्केट में, तो आप क्या अपने यहाँ से कागज भेजिए मुझे। तो एक समय प्राचीन काल में, ये गुप्त काल की या गुप्तोत्तर काल की बात है, इतनी किल्लत थी। 13वीं सदी में फिर भी थोड़ी किल्लत कम हुई, मतलब मिलता है लेकिन महंगा मिलता है। और एक ही सदी बाद देखिए क्या हो गया कि यदि आप बाजार से कुछ खाद्य पदार्थ खरीदते हैं तो दुकानदार आपको वे चीज कागज में लपेट कर देगा। तो देख मतलब क्या मूल्य में गिरावट आई है ना। कि एक है कि आपको एक विद्वान को मिल नहीं रहा, अब भाई विद्वान निर्धन तो होगा नहीं, उसको कोई ना कोई राजा या कोई जमींदार संरक्षण दे ही रहा होगा, कोई सुल्तान संरक्षण दे सकता है, लेकिन फिर भी उसे कागज नहीं मिल रहा, उसकी जो सैलरी है उसके बेसिस पे वो अफोर्ड नहीं कर सकता बाहर से इंपोर्ट कराना। तो क्या करता है भाई, एक रखा हुआ है उसको धो लो और इस्तेमाल कर लो। और दूसरी तरफ एक ही सदी में इतना परिवर्तन आ गया। अब देखिए आमतौर पर हम इस बार के जो मेंस एग्जाम हुआ है उसमें निबंध का पेपर था, उसमें क्वेश्चन था कि तकनीकी अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक मौन कारक के रूप में, टेक्नोलॉजी एज अ साइलेंट फैक्टर इन इंटरनेशनल रिलेशन। दरअसल टेक्नोलॉजी सिर्फ अंतरराष्ट्रीय रिलेशन में ही नहीं, समाज के हर एंगल से, समाज में या हर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट पे टेक्नोलॉजी का बहुत जबरदस्त इंपैक्ट होता है। एक सिंपल सी चीज कि कागज अब इतना सस्ता हो चुका है कि अब जो लिखने की प्रक्रिया है वो बहुत आम हो गई और बहुत फैल गई। ठीक है, एक जमाना था जब लिखने की कला नहीं थी तो लोग बस ओरली गुरु अपने शिष्य को बताते थे, शिष्य उन्हें याद करते थे, फिर वो अपने शिष्य को बताते थे, कहीं लिखा नहीं जाता था। फिर स्क्रिप्ट आई, ठीक है, स्क्रिप्ट आई, लेकिन लिखना अभी भी मुश्किल है क्योंकि आपको पाम लीफ पे लिखना पड़ेगा या जो बर्च होता है उसके ऊपर लिखना पड़ेगा। तो
अब लिख रहे हैं लेकिन उतनी आम भी अभी नहीं है। फिर धीरे धीरे कागज आता है, ठीक है। तो कागज आप अभी भी महंगा है, फिर एक टाइम होता है सस्ता हो गया। तो अब क्या है कि अब लिखना बड़ा आसान है। आज के टाइम में हम और आप बिना लिखे हमारी पढ़ाई लिखाई बिना लिखे नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि अब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, कई सारे लोग अपना ऑनलाइन नोट्स बनाते हैं, वर्ड फाइल में नोट्स बनाते हैं। तो अभी तो खैर फिर भी मेंस एग्जाम ऑन पेपर होता है, बट अगर जिस दिन वो ऑनलाइन हो गई तो उसके शायद 5-10 साल में लोग नोट्स बनाना छोड़ देंगे वर्ड फाइल में, या चाहे उसको एवर नोट में उनकी नोट्स होंगी, या एक्सेल में भी नोट्स हो सकती हैं उन्होंने, कुछ लोग अगर इतने स्किल्ड हों। तो क्या है कि टेक्नोलॉजिकल चेंज जो है वो आपके रोजमर्रा के जिंदगी को बहुत क्लोजली इंपैक्ट करती है। और यहाँ पे कागज इतना सस्ता हो गया कि अब बहुत लिखा जाने लगा और बहुत प्रकार की चीजें भी लिखी जाने लगी। कैसे, देखिए, लोगों ने कागज का उपयोग पवित्र ग्रंथों, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन और उपदेशों, याचिकाओं, अदालती दस्तावेज, हिसाब और करों के खाते आदि लिखने के लिए किया। अब देखिए, पवित्र ग्रंथ तो पहले भी लिखे जाते थे लेकिन वो पाम लीफ पे होते थे, ठीक है। शासकों के वृत्तांत कम लिखे जाते थे, प्रशस्ति का इस्तेमाल होता था। अब उस पे आप जितना लिख सकते हैं लिखिए, ठीक है। लेकिन अब क्या है, उनकी बायोग्राफी लिखी जाएगी, उनकी जीवनी लिखी जाएगी, पूरा डिटेल में होगा। उनके मतलब सिर्फ प्रमुख जो उनके मुख्य अचीवमेंट है उतना ही नहीं होगा कि उन्होंने कहाँ युद्ध जीता, या वीणा बजाना जानते हैं, या ये हैं वो हैं, या भगवान के बराबर हैं। पूरा डिटेल में होगा, कहाँ पैदा हुए थे, किस उम्र में चलना शुरू किया, मतलब कहाँ शिक्षा ली उन्होंने, जो उनके जीवन के अलग अलग अब बिंदु थे, सब पे उन्होंने क्या किया। तो क्या है कि यहाँ दो चीज हो रही है, एक राजा अपने गुणगान को एक बहुत ही बढ़िया मात्रा में कर सकता है और बहुत बड़े स्केल पर कर सकता है। तो क्या है कि स्रोत बदलने लगे, तकनीकी परिवर्तन के कारण स्रोत बदलने लगे। वहीं याचिकाएं, अब आपके पास अगर कहीं लाइब्रेरी में या कहीं आपको कोई आर्काइव्स है, ठीक है, वहां पे कोई मध्यकाल में लिखी गई याचिका मिल जाए, तो क्या है कि उसकी सहायता से आप उस समय की न्याय व्यवस्था के बारे में या उस समय के प्रशासन के बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। अदालती दस्तावेज, हिसाब और करों के खाते आदि लिखने के लिए किया गया, ठीक है। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों और अभिलेखागारों में, ये आर्काइव्स मतलब जो भी मैंने वर्ड यूज किया था आर्काइव्स, ये अभिलेखागार हैं, यहाँ पे में रखा जाता था। ये पांडुलिपियां एवं दस्तावेज इतिहासकारों को विस्तृत जानकारी प्रदान करती हैं। देखिए, हम कागज पे लिख रहे हैं लेकिन अभी भी हम लिख ही रहे हैं, इसलिए इसे पांडुलिपि कहा जाता है। मतलब आप जैसे कि आप कोई कॉपी करते हैं होमवर्क किसी का, सेम वैसे ही एक कॉपी में से देख के दूसरी कॉपी बनाया जाएगा, हाथ से लिखा जाएगा, इसलिए इसे अभी भी पांडुलिपि कहा जाता है। काफी विस्तृत जानकारी प्रदान करती हैं, लेकिन कुछ समस्याएं हैं इनका प्रयोग करने में। वो समस्याएं क्या हैं? देखिए, पहली समस्या तो आप लॉजिकली सोचिए कि आप स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, ठीक है, या क्लास अटेंड नहीं की, कोचिंग गए थे। अब क्या है कि आपको क्लास नोट कॉपी करना है, आपने अपने फ्रेंड से क्लास नोट ली, लेकिन उसकी हैंडराइटिंग है खराब। तो आप क्या, कई जगह पे आपको, या इवन एवरेज हैंडराइटिंग भी है, क्लास में टीचर काफी फास्ट लिखवाते हैं कई बार, तो वो सारे वर्ड्स एकदम अच्छे से लिख नहीं सकता। तो कई जगह पे आप अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा होगा, और आपका अनुमान सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। कहीं कहीं पे आपको लगेगा कि यार ये सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये सेंटेंस पीछे के एक लाइन से क्लियर एक्सप्लेन हो जाता है, तो आप उस सेंटेंस को हटा देंगे। या आपको लगेंगे कि नहीं, इसने तो गलत लिखा है, ऐसे नहीं ऐसे होता है, आप उसको चेंज कर देंगे। तो बिटवीन टू कॉपीज, आपके दोस्त की कॉपी और आपकी कॉपी के बीच में अंतर आ गया। अब आपकी कॉपी में से कोई और कॉपी करे, ठीक है, और अंतर बढ़ेगा, उसमें से कोई और कॉपी करेगा तो और अंतर बढ़ेगा। तो वैसे ही आप सोचिए कि अगर कोई पांडुलिपि 11वीं या 12वीं शताब्दी में लिखी गई है और लगातार उसकी कॉपी बन रही है, एक तो अगर किसी पांडुलिपि की लगातार कॉपी तभी बनेगी जब वो महत्वपूर्ण होगी, ठीक है। अब मान लीजिए किसी सुल्तान की आत्मकथा, ये जीवनी लिखी गई 13वीं सदी में, तो
वो हो सकता है कि उस वंश के आने वाले सुल्तानों के लिए महत्वपूर्ण हो। तो जैसे ही वो डिकम्पोज हो या वो क्वालिटी खराब होने लगेगी कागजों की, तो वो अपने मतलब कवि अपने जो कोर्ट स्कॉलर होंगे या विद्वान होंगे उन्हें कहेंगे कि इसकी आप एक और कॉपी बनवा लीजिए, तो वो तो बच जाएगी। लेकिन ऐसी कई चीजें होंगी जिनका कोई दोबारा अगर कॉपी नहीं बनाएगा तो नहीं बचेगी। दूसरा, एक के बाद एक कॉपी बनाई जा रही है। 13वीं सदी में लिखी गई जीवनी में से को अगर 18वीं सदी तक आप दोबारा लिख रहे हैं तो उसमें काफी परिवर्तन आ जाएगा, है ना। परिवर्तन के और भी कई कारण होंगे। एक होता है कि शब्दों का मतलब बदल जाता है। जैसे कि आज हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तारीख। आज तारीख का सिंपल मतलब होता है डेट, कि आज डेट क्या है, आज तारीख क्या है। लेकिन ये शब्द ओरिजिनली मध्यकाल में इसका मतलब होता था इतिहास लेखन, किसी व्यक्ति विशेष के जीवन के महत्वपूर्ण विषयों के बारे में लिखना। ठीक है, तो क्या है कि शब्द का मतलब वक्त के साथ बदल जाता है। हम उसके कुछ और एग्जांपल्स आगे देखेंगे। एक तो हमने बताया कि भाई लगातार कॉपी करने में दिक्कत क्या है। दूसरा, एक दिक्कत उसमें यह है कि अगर मान लीजिए किसी विद्वान ने सुल्तान के संरक्षण में कुछ लिखा है और सुल्तान चाहता है कि मेरी मेरी जीवनी लिखी जाए या मेरे पुरखों की प्रशंसा में कुछ लिखा जाए, ठीक है, और बदले में वो उस विद्वान को कुछ कंसिडरेशन दे रहा है, कुछ रकम दे रहा है, उनका भरण पोषण कर रहा है, एक अच्छा जीवन जीने के लिए जो भी जरूरत है वो पूरी कर रहा है, तो स्वाभाविक है कि वो जो विद्वान होगा वो जी भर के तारीफ करेगा सुल्तान की। कभी कभी इतनी कर देगा कि सुल्तान को भी हजम ना हो कि भाई इतना तो मत फेंको। ठीक है, अब हमने देखा कि प्रयाग प्रशस्ति जो है वो समुद्रगुप्त को कहती है कि वो भगवान के बराबर हैं। ठीक है, वो वीणा बजाना जानते हैं लेकिन योद्धा भी उतने ही अच्छे हैं, वो कवियों में श्रेष्ठ हैं इत्यादि। तो क्या है कि जो आप एक विद्वान अगर संरक्षण में है राजा के या सुल्तान के या किसी बड़े जमींदार के, किसी के भी, तो वो उसकी तारीफ बढ़ा चढ़ा के करेगा ही। जब आप ऐसे ग्रंथों को पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा उसका जो संदर्भ है, किस संदर्भ में लिखा गया था, उसको समझने की जरूरत है। ठीक है, इसलिए कई बार समाज के इतिहास का अध्ययन करने के लिए आपको अलग अलग प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो स्रोत अगर आप मात्र राजा के या सुल्तान के या राज्य के संरक्षण में लिखी गई किताबों पर निर्भर नहीं हो सकते। आप कोई धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मलफूजात एक श्रेणी है, एक कैटेगरी है जो सूफी ग्रंथ की, उसमें कहीं से उसका भी इस्तेमाल कर लिया जाता है कई बार। तो ऐसे उदाहरण हैं, आपको उसको समझने की जरूरत है। अब एक उदाहरण है कि शेर शाह सूरी का आप सबने नाम सुना होगा। ठीक है, अब उनके बारे में एक जो सबसे ऑथेंटिक सोर्स है वो है अब्बास खान सरवानी की लिखी हुई किताब। ठीक है, अब अब्बास खान सरवानी व्यक्तिगत स्तर पे शेर शाह से बहुत इंप्रेस थे, क्योंकि उन्हें शेर शाह का जो काल था वो अफगानों के लिए स्वर्णिम काल लगता था। तो उन्होंने कई जगहों पर बढ़ा चढ़ा के लिखा है उनके बारे में। कई जगह जो उन्होंने एक पहले से चली आ रही राज्य व्यवस्था की कोई अगर प्रथा है तो उसमें थोड़े बहुत परिवर्तन करके उसको वर्केबल बना दिया। तो उन्होंने ऐसे उसको पोर्ट्रे किया है कि ये उन्होंने ही इजाद की थी चीजें। अच्छा, उस ग्रंथ के आधार पे शुरुआत के अंग्रेजी इतिहासकारों ने शेरशाह को पढ़ा तो उन्होंने भी शेरशाह को काफी बढ़ा चढ़ा के माना। इस हद तक कि एक इतिहासकार ने तो ये भी कह दिया कि अगर शेरशाह थोड़ा लंबा जिए होते तो अकबर को मतलब जो है वो पॉलिटिकल लैंडस्केप में आ ही ना पाते। तो हम अगर साहित्यिक स्रोत बढ़ गए हैं और उनकी संख्या और उनके प्रकार दोनों बढ़े हैं, इसलिए इतिहास लेखन, इतिहास का अध्ययन आसान हुआ है। लेकिन हमें उसको पढ़ते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस संदर्भ में लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी, किसके लिए लिखी गई थी, इस तरह की बातें इत्यादि। कुछ और इश्यूज पे आते हैं, जैसे कि यहाँ पे दो नक्शों को कंपेयर किया है। एक नक्शा अल इद्रिस नाम के अरब भूगोलविद ज्योग्राफर हैं, भूगोलवेत्ता हैं, उन्होंने 12वीं सदी में बनाया था। उन्होंने एक्चुअली ये पूरा ग्लोब का मैप है, इसमें से बस जो भारत का सेक्शन है उसको कट करके लगाया गया। अब तो पहचान में नहीं आ रहा है तो कैसे ये भारत कैसे है। ठीक है, दूसरी तरफ एक फ्रेंच नक्शा है जो 18वीं सदी में बनाया गया। अच्छा, जब हम 18वीं सदी कहते हैं तो वो ये होगा। ठीक है, हाँ, जब हम 12वीं सदी कहते हैं
तो ये है, ठीक है। ये नक्शा फिर भी पहचान में आ रहा है, एटलीस्ट कोस्टल एरिया में तो पहचान में आ रहा है, काफी डिटेल में एक एक सिटी की बात की गई है, ठीक है। ये तो पहचान में ही नहीं आ रहा। इसमें दरअसल ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आइलैंड है, ये श्रीलंका है दरअसल। ये इन्होंने श्रीलंका का को बनाया हुआ है ऐसे। ये जो है दक्षिण पूर्व एशिया है, ये मुझे लगता है ये इंडोनेशिया बनाया होगा। ठीक है, ये मानना तो मुश्किल है कि अंटार्कटिका होगा, क्योंकि मनुष्य अंटार्कटिका के बारे में बहुत देर से जान पाया है। 18वीं सदी में भी शायद जान पाया हो कि नहीं, मैं श्योर नहीं हूं। तो लेकिन उन्होंने ये कबूल किया कि भाई इसके आगे क्या है, समुंदर कितना आगे तक है, मतलब हमें पता है कि समंदर है, लेकिन वो कितना आगे तक है ये हमें नहीं पता, ठीक है। दूसरी तरफ इसमें क्लियर है, नॉर्थ यहां, साउथ यहां, ठीक है। श्रीलंका मोर और लेस एक्यूरेट है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो तटीय इलाका है वो भी ठीक है, लेकिन अंदर दिक्कत है। देखिए गंगा का रूट कैसे बनाया है, ठीक है। अभी हम मॉडर्न मैप्स में तो ऐसा नहीं है। कच्छ को कैसे बनाया है, गल्फ ऑफ कच्छ को, ठीक है। अंदर के जो फीचर्स हैं बहुत वेग हैं, पहाड़ियां, रण वगैरह, इनको बहुत वेग तरीके से लिखा गया। तो ऐसा लगता है कि ये जो 18वीं सदी का जो नक्शा है, इन्हें तटीय क्षेत्रों के बारे में तो जानकारी थी खासी, बट अंदरूनी क्षेत्रों के बारे में जानकारी थोड़ी कम थी। अब आप मान लीजिए आप कोई ऐसा साहित्यिक चीज लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हमने प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ा था एक ग्रंथ पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी, उसमें से जो भरूच का जो बंदरगाह है उसे एक ग्रीक नाविक ने कैसे डिस्क्राइब किया है, क्या वर्णन किया है कि वहाँ क्या आयात होता था, क्या निर्यात होता था, कैसे वहाँ नेविगेशन मुश्किल था और कैसे लोकल लोगों की मदद से ही हो पाता था, तो वो सब हमने वहाँ पे दिया हुआ था। अब मान लीजिए उसी ग्रंथ को बार बार बार, उसकी एक पांडुलिपि थी और उसको बार बार कॉपी किया गया। मान लीजिए पहली कॉपी बनी थी 12वीं सदी में, ठीक है, और कॉपी करते करते आप आ गए 18वीं सदी में। अब आप देख रहे हैं कि यार ये तो ओरिजिनल जो मैप है इस बुक में, ये मैप एक्यूरेट तो है नहीं, तो आप क्या करेंगे, मैप को चेंज कर देंगे। वैसे ही एक तो आमतौर पर तकनीकी परिवर्तन जो है वो समाज में परिवर्तन लाता है, दूसरा तकनीकी परिवर्तन कई चीजों को, स्रोत को भी बदल के रख देता है, ठीक है। दरअसल अगर इस मैप की बात करें तो आपको ध्यान होगा कि जो चुंबक का इस्तेमाल है नेविगेशन में, वो एक बहुत ही लेटेस्ट फिनोमेना है। और जब से चुंबक का, मैग्नेटिक कंपस का इस्तेमाल शुरू हुआ है नेविगेशन में, तभी से ये प्रथा आई है कि मैप में उत्तर को ऐसे दिखाया जाएगा। ये जो परंपरा है कि हम उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिमी जो दिखाते हैं ना ऐसे, ये दरअसल ये मैग्नेटिक कंपस के आने के बाद ही शुरू हुआ है। और ये मतलब मध्यकाल के काफी अंत में, ये 15वीं 16वीं सदी में ये परंपरा शुरू हुई कि चुंबक का इस्तेमाल होगा। तो इसलिए ये इन्होंने, नॉर्थ इनका नीचे है, साउथ है, और दूसरा ये इनका व्यू एंगल दिखाता है, क्योंकि जो अरब जगत था वो भारत को उत्तर भारत की तरफ से जानता था, ठीक है। तो उन्होंने क्या है कि उसको ऐसे बना दिया है, जबकि यहां पे चुंबक का इस्तेमाल हो रहा है। और दूसरा ये 18वीं सदी के ऑब्वियसली जो फ्रेंच और अदर यूरोपियन कंपनियां थी वो व्यापार के लिए भारत के तटीय इलाकों में पहले आई थी, तो तटीय इलाकों को लेके जो जानकारी है या रुचि है वो खासा ज्यादा है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना, भाई वहां हमने देखा कि नक्शे कब बनाए गए थे, एक 12वीं शताब्दी में, एक 18वीं में। टेक्नोलॉजी बहुत बदल गई है। नक्शा बनाने वाले की रुचि क्या थी, एक केस में बस वो एक विद्वान है और दूसरे में एक वाणिज्यिक कंपनी है, ठीक है, जिनका मुख्य उद्देश्य है कॉमर्स, प्रॉफिट। तो वो क्या है कि दे विल, वो जो डिटेल है उसको ऑब्वियसली वो थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे कि भाई पता होना चाहिए किस बंदरगाह पहुंचना है। पता चला आप निकले थे सूरत के लिए और आप पहुंच गए मुंबई, आप ज्यादा दूर नहीं हैं, लेकिन अब आपको उतना ज्यादा समय लगेगा अपना माल यहां से वहां पहुंचाने में, वहां से माल लोड करके निकलना है आपको। फिर पता चला कि आपको जो मानसूनी हवाओं का फायदा उठाना था आपके समुद्री ट्रेवल के दरमियान, वो भी आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या है कि आपका उद्देश्य क्या है मैप बनाने का या कुछ भी लिखने का,
और वैज्ञानिक समझ का स्तर क्या है। भाई स्वाभाविक है, हमने अभी बात की कि कागज इतना सस्ता हो गया क्योंकि अब कागज बनाना आसान हो गया, टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गई, इसलिए तो स्रोत के प्रकार बदल गए। ठीक है, थोड़े समय बाद क्या हुआ कि उन्होंने किताबें तो लिखी और किताब में चित्र बनाना भी शुरू किए। चित्रों में कई बार वो जरी का काम होता था, सोने चांदी का इस्तेमाल करके। फिर जो है बुक बाइंडिंग भी शुरू हो गई कि अलग अलग पन्ने पे पहले लिखा जा रहा है, फिर उसको बाइंड कर देंगे। तो इन इन बातों का हमें ध्यान रखना होता है स्रोत को पढ़ते वक्त। फिर नक्शे, ग्रंथ, यहां तक कि शब्द आदि का भी संदर्भ होता है। जैसे उदाहरण है हिंदुस्तान शब्द का अर्थ। मिन्हाजुस सिराज, ये जो हैं दिल्ली सल्तनत के लिए एक बहुत प्रमुख इतिहासकार थे। ये सिराज हो गए, एक है जियाउद्दीन बरनी और हैं शम्स सिराज अफीफ। मिन्हाजुस सिराज और शम्स सिराज अफीफ हैं। ठीक है, ये तीन इतिहासकार हैं। ये तीनों दिल्ली सल्तनत के अलग अलग सुल्तानों द्वारा संरक्षण दिया गया था इन्हें, और उन्होंने दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों की जीवनी लिखी थी, उनके काल में हुए महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया था। तो अगर कोई आधुनिक इतिहासकार अगर दिल्ली सल्तनत का इतिहास लिखना चाहता है तो उसे इन तीनों की सहायता तो लेनी ही होगी। बाद में वो और विद्वानों की सहायता ले सकता है। इन्होंने जो लिखा है वो आप कह सकते हैं एक प्राथमिक स्रोत है। मतलब अब मान लीजिए इन तीनों में सबसे अंत में आए शम्स सिराज अफीफ। इन्होंने अपने समय में जो देखा और उसके बारे में जो उन्होंने लिखा वो हो गया प्राथमिक स्रोत। ठीक है, उतने के लिए शम्स सिराज अफीफ की किताब जो है वो प्राथमिक स्रोत है। लेकिन सबसे पहले थे मिन्हाजुस सिराज। तो अगर मिन्हाजुस सिराज के काल में जो हुआ उसके बारे में लिखने के लिए इन्होंने भी मिन्हाजुस सिराज की किताब का इस्तेमाल किया। ठीक है, मिन्हाजुस सिराज जो थे ये दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक काल में थे, इल्तुतमिश वगैरह के बारे में उन्होंने लिखा था। तो अफीफ अपने समय में जो हुआ उसके बारे में अगर लिखते हैं तो अफीफ की किताब उतने जो उनके चैप्टर्स होंगे उन उस सेगमेंट के लिए वो प्राथमिक स्रोत माने जाएंगे। लेकिन उसके पहले का अगर उन्होंने जो भी लिखा है, जो भी चैप्टर्स हैं, उसके लिए वो दरअसल खुद मिन्हाजुस सिराज की लिखी हुई बातों पर निर्भर करते हैं। तो उस काल के लिए अफीफ की किताब हो जाएगी द्वितीय स्रोत। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स की बात की यहां पे। सेम बर्नी ने भी कुछ अपने समय में देखा और लिखा, और उससे पहले जो हुआ उसके लिए उन्होंने मिन्हाजुस सिराज की किताब का इस्तेमाल किया। तो कुछ चैप्टर्स जो हैं बर्नी किताब के वो कुछ समय अवधि के लिए प्राथमिक सोर्स हो गए। ठीक है, लेकिन उसके पहले के काल के लिए वो है वो सेकेंडरी सोर्स हो जाएंगे। यहां बताया है कि मिन्हाजुस सिराज जब इन्होंने 13वीं शताब्दी में लिखा था, ठीक है, इन्होंने जब हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो ये मुख्य तौर पे उत्तर भारत की बात कर रहे थे। उत्तर भारत में भी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, पंजाब इत्यादि की बात कर रहे थे। गंगा यमुना दोआब है जिस क्षेत्र पे मुगल दिल्ली सल्तनत का राज्य था उतने क्षेत्र की ही बात कर रहे थे। ये बंगाल की बात नहीं कर रहे थे, ये गुजरात की बात नहीं कर रहे थे, मालवा की बात नहीं कर रहे थे, राजपुताना की बात नहीं कर रहे थे। आगे जो दक्कन वगैरह है उसको तो आप भूल ही जाइए, जो बीच का एरिया है उसे भी ये प्रेफर नहीं कर रहे हैं। लेकिन बाबर जो 16वीं सदी में लिखते हैं अपनी जीवनी, आत्मकथा लिखी उन्होंने बाबरनामा। ठीक है, वो जब हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करते हैं, उन्होंने दरअसल काफी विद्वान आदमी थे, एक योद्धा तो थे ही, विद्वान आदमी भी थे, और उन्होंने भारत की जलवायु का, भारत में उगने वाले पेड़ पौधों का, फल फूल का, भारत के जानवरों का, लोगों का, यहाँ की प्रथाओं का काफी वर्णन किया है। तो जब वो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो काफी बड़े क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, उनकी जो निगाह है वो मात्र पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, गंगा यमुना दोआब तक सीमित नहीं है। तो शब्द का भी मतलब बदलता है। लेकिन आज हिंदुस्तान का क्या मतलब है, हम उसे पूरे भारत के तौर पे देखते हैं। ठीक है, तो आइडिया यह है कि भारत की अवधारणा तो थी ही। ठीक है, भारत की अवधारणा तो प्राचीन काल से थी। ये वेदों में भी लिखा गया है कि जो अरब सागर और हिमालय के बीच का जो क्षेत्र है वो भारतवर्ष है। इस तरह के ऐसे कई श्लोक हैं, कई ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने, जैसे कि एक डाइन एल्क हैं, इन्होंने किताब लिखी है सीक्रेट ज्योग्राफी। वहाँ उन्होंने बात की है कि जो एक जो सिविलाइजेशनल कॉन्शियसनेस होती है
वो पहले से रही है। लेकिन हम जहां तक शब्द की बात कर रहे हैं तो हिंदुस्तान शब्द का अर्थ अलग अलग समय पे अलग रहा है। आज कुछ और मतलब है, बाबर के समय कुछ और मतलब था, और मिन्हाज उस सिराज के समय में कुछ और मतलब था। वैसे ही आज हम किसी को कहते हैं विदेशी, मतलब है जो भारत का सिटीजन ना हो, किसी और कंट्री का पासपोर्ट लेके चल रहा हो। लेकिन पहले अगर कोई आपके गांव से नहीं है, आपके शहर से नहीं है, बाहर से आया है, बाहर किसी और शहर से, किसी और गांव से, तो उसे विदेशी कह देंगे, फॉरेनर कह देंगे, परदेसी मान लिया जाएगा, अजनबी कह देंगे। तो शब्द का मतलब भी समय के साथ बदलता है। हमने तारीख की बात की कि तारीख का आज मतलब है डेट, सिंपली डेट। लेकिन मध्यकाल में तारीख का मतलब था इतिहास लिखन, इतिहास लिखना। दो शब्द हैं, तारीख और तवारीख। तारीख सिंगुलर है और तवारीख प्लूरल है। प्रीलिम्स में कई बार टर्म्स लिखे जाते हैं और कहते हैं कि भाई इसका किस क्षेत्र से संबंध है। कोई याद होगा 20 में क्वेश्चन आया था कि कुल्ले वपा, द्रोण वपा, ये सब क्या है? ये सिक्के हैं या जमीन नापने के यूनिट हैं। तो ऐसे ही दो वर्ड यहाँ दिए गए हैं, नस्तलिक और शिकस्ते एक्चुअली। अब ये हैं दरअसल लिपियां हैं, फारसी और या उसको आप पर्शियन भी कह सकते हैं। अरबी और फारसी लिखने की ये दो लिपियां हैं, दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। इसमें बताते हैं कि जो शिकस्ते है ये थोड़ी डेंस होती है राइटिंग में। तो अगर कोई एक व्यक्ति शिकस्ते लिपि में, अगर कोई पांडु लिपि, कोई किताब लिखी गई है, कोई पांडु लिपि है, उसमें से आप अगर कॉपी करके दूसरी पांडुलिपि बना रहे हैं तो दिक्कत होती है समझने में कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। तो ऐसे में क्या होता है कि चेंजेस के, लाइक अगर आपको किसी शब्द का मतलब समझ नहीं आया तो आपने उसको कि क्या लिखा हुआ है, तो आपने उसको क्या किया कि अपने हिसाब से अनुमान लगाया। तो ऐसे क्या है कि अब ऐसे अगर मान लीजिए दोबारा भी वो शिकस्ते में लिखी गई, दोबारा उसमें परिवर्तन आएगा, तो ऐसे अगर सदियां बीत जाने पर, ठीक है, दो सबसे पहले जो लिखा गया था और जो आपको जो अद्यतन होगा, लेटेस्ट होगा, उसमें काफी अंतर आ जाएगा। ठीक है, ये प्रीलिम्स में इन दो के ऊपर पूछा जा सकता है कि इन दोनों में से क्या है। ठीक है, उसके बाद एक और बात आती है कालक्रम निर्धारण की। हमने शुरू में बात की थी कि इतिहास का अध्ययन करने के लिए आवधिकता यानी कालक्रम निर्धारण आवश्यक तो है। ठीक है, लेकिन इस देखिए कालक्रम का निर्धारण करना जो एक सामान्य बात लगती है आज के समय में, हम आमतौर पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ भाई, क्या किया तो एंशियंट इंडिया की एनसीईआरटी पढ़ ली, क्या किया तो मिडिवल के मध्यकाल की एनसीईआरटी पढ़ ली, मॉडर्न की पढ़ ली, वर्ल्ड की पढ़ ली। लेकिन क्या ऐसा क्लियर डिमार्केशन है? चीजें ऐसी आइसोलेटेड नहीं होती हैं, चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। तो सबसे पहले जब आधुनिक समय में भारत का इतिहास लेखन शुरू हुआ तो एक अंग्रेज विद्वान थे जेम्स मिल, इन्होंने एक किताब लिखी है अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसमें इन्होंने कालक्रम का निर्धारण ऐसे किया। सबसे पहले कालखंड को कहा हिंदू कालखंड, फिर मुस्लिम और फिर ब्रिटिश। कारण क्या था? इन्हें लगा कि भाई प्राचीन भारत में सारे ही जो राजा थे, ठीक है, वो हिंदू थे। फिर उन्होंने कहा उसके बाद राजा मुसलमान हुए और फिर अब तो ब्रिटिश काल है। ये किताब दरअसल 19वीं सदी के शुरू में लिखी गई थी। तो उन्होंने उसके आधार पर ये कालक्रम निर्धारण कर दिया। बट ये कहां से लॉजिकल है? क्या आप अशोक को हिंदू कह सकते हैं? क्या आप मौर्योत्तर काल के राजा कौन सा धर्म का पालन करते थे? बहुत सारे थे, कुछ पक्के तौर पे बता सकते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक हिंदू धर्म और वैदिक समय का धर्म बिल्कुल समान था? दूसरा, क्या राजा या जो शासक वर्ग है वो जिस धर्म का पालन करता है उसके आधार पर आप पूरे इतिहास के कालखंड का नाम दे सकते हैं? उसी तरीके से आपने कहा मुस्लिम काल, लेकिन दिल्ली सल्तनत से या उसके और भी पीछे जाएं तो 8वीं शताब्दी के शुरू में 710 ईस्वी में सिंध विजय कर लिया था मोहम्मद बिन कासिम ने, और उसके बाद लगभग 500 साल तक
एक उतना विशेष प्रभाव नहीं रहा और फिर 13वीं सदी के शुरू में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। तो क्या ये 500 काल कैसे मध्य हो गया? फिर दूसरा, कई सारे पूरे मध्यकाल में ऐसे कई शासक थे जो मुस्लिम नहीं थे, वो किसी और धर्म का पालन करते थे, हिंदू होते थे, सिख होते थे। तो क्या एक तो शासक वर्ग के धर्म के नाम पे पूरे इतिहास उस कालखंड को हम क्या वो नाम दे सकते हैं? दूसरा, आपके अगर नाम दे भी सकते हैं तो क्या सारे शासक तो उस धर्म का पालन नहीं करते? और तीसरा, अगर हम धर्म के नाम पर ही दे रहे हैं तो इसे ब्रिटिश काल क्यों कह रहे हैं, इसे हम क्रिश्चियन काल क्यों नहीं कह रहे? तो ये जो अवधारणा थी वो तो रिजेक्ट करने ही लायक थी। ये दरअसल जो कहते हैं ना कि सांप्रदायिकता का बीज बोना, ये वो काल था जब ब्रिटिश शासन भारत में सांप्रदायिकता के बीज बो रहा था। उसके बाद आया राष्ट्रीय इतिहासकार, नेशनलिस्ट। उन्होंने क्या किया कि हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश को हटाओ, एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न कर दो। ठीक है, ठीक है, अच्छा है, आपने जो मेन जो विवाद का मुद्दा था उसको हटा दिया, लेकिन जो सीमा रेखा उन्होंने तय की थी, जैसे कि जेम्स मिल ने कहा था कि जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो प्राचीन काल का अंत हो गया, मध्यकाल शुरू हुआ, और जब अंग्रेजी शासन की शुरुआत हुई तो मध्यकाल का अंत हो गया, आधुनिक काल शुरू हुआ। इन्होंने उस सीमा रेखा को नहीं बदला और बस नाम बदल दिया कि अब हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश नहीं, अब होगा ये प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल। क्या हम ये मान लें कि भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत आधुनिकता की शुरुआत थी? बिल्कुल नहीं। तो जो मेन मुद्दा है, जो झगड़े की जड़ है, जो सांप्रदायिकता का असली कारण था कि हमने ये मान लिया कि मुस्लिम शासन की शुरुआत कोई एक मेजर ऐसा इवेंट था जिसके कारण सोसाइटी में घनघोर परिवर्तन आए। तो आपने झगड़े की एक सुपरफिशियल चीज को देखा, लेकिन आपने सांप्रदायिकता के कोर में नहीं गए, जो विवाद का मेन मुद्दा था उसमें नहीं गए। उसके बाद ऐसे इतिहासकार आए जिन्हें हम अक्सर मार्क्सिस्ट इतिहासकार कहते हैं। उन्होंने बात की कि भाई आप ये क्या राजनीतिक परिवर्तनों पर ध्यान लगाए हुए हैं? इतिहास को विभिन्न अवधियों में विभाजित करने के लिए आर्थिक और सामाजिक कारकों को देखिए। और उसमें से कुछ विद्वानों ने बताया कि ऐसी कई चीज हुई गुप्त काल में, गुप्तोत्तर काल में, जिसके कारण भारत में फ्यूडलिज्म का, ठीक है, फ्यूडलिज्म की शुरुआत हो गई भारत में। उन्होंने कहा, जो भूमि अनुदान की बात की थी, भूमि अनुदान के कारण क्या हुआ कि उन्होंने बताया कि राजनीतिक विखंडीकरण हुआ, नगरीकरण में कमी आई या पतन हुआ नगरीकरण का, व्यापार में कमी आई, जो है मुद्रा, जो करेंसी सर्कुलेशन है वो कम हो गया। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हम सामंतवाद को, जो कि मात्र एक आर्थिक चीज नहीं है, उसके राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सभी पहलू हैं, हम सामंतवाद की शुरुआत को मध्यकाल की शुरुआत कह देते हैं और इसके बेसिस पे उन्होंने इतिहास को कालखंडों में बांटा। ठीक है, दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि भाई इतिहास जो है, हम कैसे मान लें कि 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ तो आधुनिक काल है? आधुनिक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां से तो भारत का और पतन शुरू हो गया। तो उन्होंने आधुनिक काल कहाँ शुरू होता है उसमें भी थोड़ा चेंज किया। मेनली माना जाता है कि जब मुगल साम्राज्य का अंत हुआ, अंत तो मतलब खैर बहुत बाद में हुआ जब, लेकिन अंत की शुरुआत जब हुई औरंगजेब की मृत्यु के साथ, तो उस काल को माना गया कि हाँ, यहां से मध्यकाल शुरू होता है और यहां से आधुनिक काल, सॉरी, मध्यकाल खत्म होता है और आधुनिक काल शुरू होता है। तो उन्होंने क्या थोड़ा सा परिवर्तन किया, उन्होंने सिर्फ इतिहास का नाम नहीं बदला कालखंडों का, उन्होंने उसकी सीमा रेखा भी बदल दी और कारण बताए उसके कि भाई आप सिर्फ राजनीतिक परिवर्तनों की तरफ ना जाएं, आप सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों का भी ध्यान रखें। फिर उसमें भी दो परिवर्तन किए गए कि आपने जो बताया कि भाई मध्यकाल जो है, ये अगर ये पीरियड है तो इतना लंबा समय काल, 1000 वर्ष, हम ये तो नहीं कह सकते कि 1000 वर्ष तक समाज एकदम, एक परिवर्तन यहां हुआ और एक परिवर्तन यहां हुआ, बीच में कुछ नहीं हुआ, ऐसा तो है नहीं। तो इतने लंबे कालखंड में भी इतने परिवर्तन हुए कि लगा कि इससे और डिवाइड करने की जरूरत है। तो दो भाग बने, एक बना आरंभिक मध्यकाल 750 से लेके 1200 और दूसरा बना 1200 से लेके 1707।
दरअसल हुआ यूं कि जो आरंभिक मध्यकाल था, प्रारंभिक मध्यकाल था, उसमें प्राचीन भारत की कई चीजें या कई पहलू थे वो बरकरार थे। तो उन्होंने लगा कि इसे आरंभिक मध्यकाल को मध्यकाल से जोड़ना ठीक नहीं है। इस चीज को हम डिटेल में बाद के चैप्टर्स में देखेंगे, बट अभी के लिए इतना जान लीजिए कि कालक्रम के निर्धारण में ये परिवर्तन आए हैं। जो आरंभिक मध्यकाल है, इसकी शुरुआत हुई थी सामंतवाद से, ठीक है, और बाद में जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और उसके साथ कई राजनीतिक समूहों का भारत में आना हुआ, कई तकनीकी परिवर्तन हुए, जिसके कारण जो है साम्राज्यवाद की प्रक्रिया, आर्थिक कृषि अधिशेष में जो कई तकनीकियों के कारण जो वृद्धि हुई, नगरीकरण की प्रक्रिया, ऐसी कई प्रक्रियाएं थी जो जिनमें परिवर्तन आया सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लेवल पे। तो उन्होंने कहा कि यहां पे इसको दो भाग में बांट देते हैं। लेकिन फिर भी ये एक 1000 साल लंबा काल है। आप ये समझ के रखिए, चाहे आप 1707 लें या 1750 या 1700 कुछ भी, इस किताब में इन्होंने 1750 बताया है। 750 ईस्वी इस समय जो भारत है वो 650 ईस्वी के भारत की जैसा ज्यादा दिखेगा बजाय कि 1750 के, और 1750 का जो भारत है वो 1850 के भारत जैसा ज्यादा दिखेगा बजाय कि 750 के। पॉइंट इज, एक तो इस 1000 साल लंबे कालक्रम में भी लगातार परिवर्तन हुए, ऐसा नहीं है कि समाज स्टैटिक था। दूसरा, जो शुरुआत थी, जो मध्यकाल की शुरुआत थी, वो प्राचीन काल के अंत के समय से ज्यादा इक्वालिटी होगी उसकी, ज्यादा वो उसके जैसा दिखाई देगा कंपेयर टू एंड ऑफ मिडिवल पीरियड, ठीक है। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना है। आइडिया ये है कि ये जो कालक्रम का निर्धारण है ये मात्र सुविधा के लिए किया गया है ताकि इतिहास लेखन जो है ठीक से किया जा सके। इसमें फिर इतना लॉजिक नहीं है कि एंशियंट पीरियड था वो गोल्डन पीरियड था, या मिडिवल पीरियड था वो डार्क एज था, या मॉडर्न पीरियड है वो फिर से आपको मतलब आधुनिकता का काल है, आधुनिक काल है वो प्रगति का काल है, नहीं। क्योंकि आप सोचिए कि क्या आधुनिक युग की शुरुआत वास्तव में भारत के लिए भौतिक प्रगति का एक चरण था? उपनिवेशवाद ने तो भारत को और गरीब बनाया। दरअसल जब यूरोप में कहते हैं कि मध्यकाल का अंत हुआ और आधुनिक काल की शुरुआत हुई, तो वो इस वाक्य का ही एक अर्थ ये होता है कि अब प्रगति की शुरुआत हुई, भौतिक प्रगति की शुरुआत हुई, विचारधारा में प्रगति की शुरुआत हुई। लेकिन ऐसा भारत के लिए तो नहीं है। तो हमारे लिए आधुनिक काल का मतलब है कि जो सबसे हाल का है वो द मोस्ट रिसेंट वन इज द मॉडर्न वन। हमारे लिए मॉडर्निटी शब्द का मतलब या मॉडर्न पीरियड का मतलब प्रोग्रेस पीरियड नहीं है। हमारे लिए मॉडर्न पीरियड का मतलब है विच इज द मोस्ट रिसेंट, जो सबसे हाल का है वो आधुनिक काल है, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि लगभग जब तक देश आजाद नहीं हुआ था 1757 से लेके 1947 तक लगातार देश का जो आर्थिक सामाजिक जो पतन है वो लगातार चलता रहा था। तो ये कारण है कि ये सबसे जो हाल का है उसे ही कहा जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की बात करते हैं कि नए सामाजिक और राजनीतिक समूह, कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की बात कर रहे हैं। अब हम पहले समूहों की बात करेंगे, फिर साम्राज्यवाद की बात करेंगे कि कैसे साम्राज्यवाद में क्या परिवर्तन आया, सामाजिक निर्माण में क्या परिवर्तन आया और कैसे धर्मों में क्या परिवर्तन आया। कुछ उदाहरण दिए गए हैं जैसे कि रहट, चरखा, अग्न, ये अब जो फिर रहट, चरखा, आग्नेयास्त्र, नए प्रकार का गारा, आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफी, ये नए ये तो कुछ उदाहरण हैं। दरअसल कई परिवर्तन या कई नई चीजें, कई नए विचार, तकनीकी और सामान नए लोगों द्वारा भारत में लाया गया था। ये रहट किस लिए होता है? सिंचाई के लिए। आप लोगों ने एक और शब्द सुना होगा, पर्शियन व्हील, इसे कहते हैं। चरखा, ठीक है। आग्नेयास्त्र, फायर आर्म जो कहते हैं, ठीक है, जो आप जिसके कारण आप बाद में तोप के गोले, बंदूकें इत्यादि बना सकते हैं, जो फायर आर्म है वो आग्नेयास्त्र हो गया। नए प्रकार का गारा, इसमें जो लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया जाएगा, ईंटों को और पत्थरों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
आलू, मक्का, ये सब चीजें जो है पोर्तुगीज जो है पुर्तगाली भारत लाए थे दक्षिण अमेरिका से और सेंट्रल अमेरिका से। ये सारी चीजें आलू, मक्का, आज देखिए आलू जो है एक ऐसी चीज है कि हर चीज में, खास करके उत्तर भारत में, पुर्तगीजों का तो भारत में इतना, उत्तर भारत में इतना प्रभाव था भी नहीं, जहाँ बहुत से बहुत तटीय क्षेत्रों में था, लेकिन वो आलू लाए दक्षिण अमेरिका से भारत, और आज आलू का देखिए भारत में क्या महत्व है, खास करके उत्तर भारत में। मक्का, मिर्च, चाय, कॉफी, ये सब चीजें भारत में लाई गई थी। ये जो नए विचार हैं, नई तकनीकियां हैं, जैसे कि रहत है एक नई तकनीकी हो गई, नए विचार में नए धर्म हो सकते हैं, सूफी सिलसिला, सूफी परंपराएं हो सकती हैं, ठीक है, और सामान जो लाए गए वो नए लोगों द्वारा लाए गए। देखिए आज के टाइम में क्या होता है, एक जो है द्विपक्षीय समझौता होगा कि भाई ये तकनीकी के आप कोई तकनीकी खरीदता है भारत किसी और देश से, और उसके आधार पे भारत में वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। तो पहले तो ऐसा नहीं होता था कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है। पहले क्या है कि अगर नए समूह आ रहे हैं आपके देश में तो वो अपने साथ नई तकनीक, नए विचार, ये सब लेके आएंगे। मौर्योत्तर काल में ऐसा कहा गया था कि जो इंडो ग्रीक, शक और कुषाण थे वो अपने साथ कई चीजें लाए थे। एक तो आपने गांधार कला के बारे में जान ही लिया। दूसरा, ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि ये जो ट्यूनिक होता है या जो पगड़ी होती है, ठीक है, ये सब चीजें और ये जो सिले हुए कपड़े हैं, ये सब भी इन्हीं लोगों के साथ भारत आया था। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि ये ऐसा मात्र मध्यकाल में हुआ है, ऐसा पहले भी होता था कि नई चीजें नए लोगों के साथ भारत आई हैं, और इवेंचुअली ये सारी चीजें, अब जो फायर आर्म है, मॉडर्न डिफेंस टेक्नोलॉजी का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है। चरखा, भाई चरखा आगे चल के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतना एक इंपॉर्टेंट सिंबल बन गया है ना। तो इस युग में लोगों की गतिशीलता, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। देखिए हम ये तो जानते हैं कि इस काल में जो तुर्की थे, वो तुर्क शासक थे, वो भारत आए थे, अपने साथ इस्लाम धर्म लेके आए, नए प्रकार का आर्किटेक्चर लेके आए, नए प्रकार का रहन सहन, खाना पीना, नए प्रकार की सोच, नए प्रकार का साम्राज्य को लेके अप्रोच, ये सब लेके आए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर से भारत आने का वाला ही गतिशीलता महत्वपूर्ण है, यह एक ही प्रकार की गतिशीलता थी, और भी कई गतिशीलताएं थी भारत के अंदर भी। जैसे कि आपने एक शब्द सुना होगा, पूर्व गंगा डायनेस्टी, पूर्व गंगा शासक। ये ओडिशा में थे, ओडिशा में इन्होंने अपने पैर जमाए, और ये कहां से आए थे, जो गंगा शासक थे दक्षिण कर्नाटका और तमिलनाडु के बॉर्डर के एरिया के, वहां से ये माइग्रेट करके उड़ीसा की तरफ आए थे। फिर आपने सुना होगा पूर्वी चालुक्य, जो वेंगी से अभी जो आपका ये जो विशाखापट्टनम का जो एरिया है, जो और आपका सॉरी विशाखापट्टनम नहीं, अब जो मछलीपट्टनम का एरिया है, अमरावती हो गया, ठीक है, अमरावती, नागार्जुन कोंडा, ये क्षेत्र हो गया। तो वहां पे एक थे पूर्वी चालुक्य, और चालुक्य ओरिजिनली कहाँ थे, ऐहोल उनकी राजधानी थी, ऐहोल बादामी पट्टादकल, ये चालुक्यों के लिए इंपॉर्टेंट क्षेत्र था, ठीक है, कृष्णा तुंगभद्रा दोआब वाला क्षेत्र, वहां से माइग्रेट किए उस क्षेत्र में। दूसरा, हमने आगे भी हम राष्ट्रकूटों के बारे में बात करेंगे, पहले भी हमने बात की। राष्ट्रकूट दरअसल कन्नड़ भाषा बोलने वाले क्षेत्र से थे, और ये वहां से मूव कर गए, इलिचपुर एक जगह है आधुनिक एमपी में, तापी नदी के किनारे, वहां चले गए ये इनका पूरा कुल, और वहां उन्होंने कई समय तक चालुक्यों के सामंतों के तौर पे काम किया, चालुक्यों के सामंतों के तौर पे उन्होंने सेवाएं दी, और बाद में चालुक्यों को ही अधीन को पराजित करके उन्होंने राष्ट्रकूट कुल की शासन की शुरुआत की। तो ये जो गतिशीलता है, ये मात्र मध्य एशिया से या पश्चिम एशिया से भारत की तरफ नहीं हुई है, भारत में भी कई बार एक क्षेत्र से लोग दूसरे क्षेत्र में जाते थे, ठीक है। जैसे कि हम यहां पे अहोम की बात कर रहे हैं। अब कई बार यह माना जाता है कि अहोम स्वयं बर्मा क्षेत्र से आए थे, ब्रह्मपुत्र घाटी में बस गए, मॉडर्न आसाम जो है, और वहां उन्होंने अहोम कल्चर की, अहोम साम्राज्य की शुरुआत की, और मुगलों को काफी कड़ा संघर्ष करना पड़ा था इस क्षेत्र पे काबू, अहोमों के ऊपर काबू पाने के लिए, ठीक है। इस काल में कई, हमने बात की नए सामाजिक और राजनीतिक समूहों की, कई
कई नए सामाजिक और राजनीतिक समूह उभर कर आए, जैसे कि कायस्थ। पहले ये थे, वो लिपिक थे, राजाओं के यहाँ, सामंतों के यहाँ लिपिक के तौर पे काम करते थे। भूमि अनुदान में क्या होता है कि बहुत ही आपको क्लियरली डिटेल तरीके से लिखना होता है कि एक एक बातें, कि जो भूमि अनुदान में दी जा रही है वो कहाँ से कहाँ तक है, उसमें उसकी क्या विशेषताएं हैं इत्यादि। तो इन चीज़ों के कारण इनका महत्व बढ़ा और अंत में एक व्यवसाय एक जाति के में बदल गया और आर्थिक तौर पर महत्वपूर्ण थे, आर्थिक और राजनीतिक तौर पे महत्वपूर्ण थे। इसलिए ये जो है समाज में एक फॉरवर्ड कास्ट के तौर पे ये आगे आए। दूसरी तरफ जो जाट और सिख हैं, तो नस्ली तौर पे तो ये एक ही ग्रुप माना जाएगा, हालांकि धार्मिक तौर पे अलग ग्रुप माना जाएगा, लेकिन नस्ली तौर पे एक ही ग्रुप माना जाएगा। और माना जाता है कि इन्होंने मध्यकाल में एक चरवाहे का जीवन छोड़ के एक कृषक जीवन की ओर मुड़े। चरवाहे का जीवन छोड़ के, ये हो सकता है कि सिंधु घाटी में रहते थे या सिंध में रहते थे, वहां से वो चरवाहों का जीवन छोड़ के कृषक बने। और उसमें कई इतिहासकार मानते हैं कि ये जो रहट की तकनीकी है, जिसके कारण सिंचाई बहुत आसान हो गई, ठीक है, कृषि जो है एक आकर्षक हो गया इस क्षेत्र में। तो कई लोग मानते हैं कि इस तकनीकी परिवर्तन के कारण एक जो समुदाय था, एक समाज था जो एक चरवाहों का जीवन व्यतीत करता था, वो कृषक बन गए। और इसमें भी क्या हुआ, फिर धीरे धीरे चूंकि इन समृद्धि हुई, कुछ लोग धनाढ्य हो गए, तो क्या हुआ, फिर इनका जो राजनीतिक जागरण है, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है, वो थोड़ा बढ़ गया और फिर इन्होंने समाज में मतलब एक प्रमुख राजनीतिक रोल भी प्ले किया। ऐसे ही मराठा हैं। मराठा जो कुंभी किसान कहे जाते हैं, वहां से बहमनी सुल्तान हो गए या उसके बाद की जो सल्तनत थे, उन्होंने अपने प्रशासन में कई मराठा सरदारों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति की। उन्होंने मराठी का इस्तेमाल किया स्थानीय लेवल के प्रशासन में, ठीक है। उन्होंने मराठी जमींदारों के साथ सांठगांठ की ताकि वो जो है ग्रामीण क्षेत्रों से कर वसूल कर सके आसानी से। तो इन कारणों से क्या हुआ कि मराठा समुदाय का उदय हुआ और उन्होंने फिर पहले उनका आर्थिक महत्व बढ़ा, सामाजिक महत्व बढ़ा और फिर वो एक राजनीतिक ताकत के तौर पे उभरे और आपको याद होगा मध्यकाल के अंत तक एक मराठा साम्राज्य की स्थापना हुई। वैसे ही राजपूतों की बात की जाए तो इन सभी समूहों में जो राजपूतों का उदय है वो थोड़ा जटिल है पढ़ने में, इसके कई सारे पहलू हैं। भूमि अनुदान जो है वो एक महत्वपूर्ण पहलू है। उसी प्रकार जो है ये जो शासक वर्ग की गतिशीलता है कि एक पूरा कुल एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जा रहा है और वहां पे अपनी राजनीतिक जड़ें जमा रहा है। अब मान लीजिए एक पूरा कुल है, वो गया कहीं पे, कोई एक व्यक्ति राजा बन गया और उसने अपने रिश्तेदारों को, प्रमुख रिश्तेदारों को भूमि अनुदान दिए कि जाओ इस क्षेत्र पे तुम राज करो, वहां से आय इकट्ठा करो, अपनी सेना संभालो, तुमको इतने घुड़सवार रखने हैं या इतने हाथी रखने हैं, अपना खर्च संभालो उसमें से, और जब मैं बुलाऊं सेवा के लिए अब तो अपनी सेना के साथ उपस्थित होना। तो ऐसे क्या है कि फिर एक शासक वर्ग बना, तो ये भी राजपूत समूह में आ गए। तो ऐसे कई सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए जिनके कारण राजपूतों का भी एक समूह, एक सामाजिक और राजनीतिक समूह के रूप में आना हुआ। इसको अच्छा, इसमें कुछ विद्वान मानते हैं कि इसमें कई, खास करके मौर्योत्तर काल से जो भारत में आए थे, ठीक है, उन सामाजिक समूहों को भी इसमें शामिल किया गया राजपूत वर्ग में, ठीक है। इन्होंने क्या है कि एक क्षत्रिय वर्ण स्वीकार किया जो भारत से आए हुए समूह थे। तो उन्होंने, चूंकि वो राजपूत शब्द का सबसे मेन मतलब होता है राजा का पुत्र, ठीक है। तो पहले ऐसा रहा होगा कि जो शासक वर्ग था उसके सदस्यों को यह कहा जाता था, लेकिन बाद में एक जो है एक नैतिक परंपरा बन गई कि जो वीरता के साथ या ऐसे अन्य गुणों के साथ जुड़ गई। और फिर कई ऐसे वर्ग थे जो धनी जमींदार थे या राजपूतों के लिए काम करने वाले सैनिक थे, वो भी राजपूत कहे जाने लगे। रिचर्ड ईटन एक इतिहासकार हैं, उन्होंने उदाहरण दिया है पूर्वीय राजपूतों का कि जो पूर्वी भारत से उत्तर प्रदेश हुए, बिहार हुए या पूर्वी मध्य प्रदेश हैं, वहाँ से कई लोगों को
जो आपके इंदौर के या भोपाल के या दक्षिणी राजस्थान के जो राजपूत सूबे सरदार थे, उन्होंने अपनी सेनाओं में भर्ती किया, और चूंकि उन्हें भर्ती करने वाले राजपूत थे तो उन सैनिकों को भी पूर्विया राजपूत कहा गया। तो एक काफी जटिल प्रक्रिया है जिसके राजनीतिक आयाम भी हैं, आर्थिक आयाम भी हैं। उसके कारण राजपूत समूह का उदय हुआ। तो ये सब देखिए, अब ये इतनी जटिल प्रक्रियाएं हैं, ये 10-20 साल में तो हुई नहीं है, ये कई सदियों में हुई हैं। तो ये भी एक प्रमुख बिंदु है मध्यकालीन इतिहास का। इस अवधि में अपनी अपनी गति और प्रभाव के साथ विभिन्न क्षेत्रों में जंगल काटे गए और कृषि का विस्तार हुआ। कई आदिवासी पलायन कर गए और कई किसान बन गए। ठीक है, ये नए किसान समूह धीरे धीरे क्षेत्रीय बाजारों, सरदारों, पुजारियों, सूफियों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे और एक बृहद और जटिल समाज का हिस्सा बन गए। उन्हें कर चुकाना पड़ता था और स्थानीय मुखियाओं की बेगारी करनी पड़ती थी। किसानों के बीच धीरे धीरे सामाजिक आर्थिक अंतर उभर कर सामने आए। प्रभाव और संसाधनों पर नियंत्रण के आधार पर जातियों को एक पदानुक्रम में व्यवस्थित किया गया। एक ही जाति की स्थिति में स्थानिक और लौकिक अंतर थे। जातियों की अक्सर जाति पंचायतें थी। देखिए, यहां पे हमें एक प्रक्रिया है भूमि अनुदान, उसके बारे में बात करना चाहिए। पहले तो भूमि अनुदान स्वाभाविक है कि राजा जो है वो एक व्यक्ति को या मंदिर को या अपने किसी अधिकारी को लिख देगा कि भाई पर्टिकुलर क्षेत्र में इतना बीघा या इतनी जमीन, या वो बहुत छोटी जमीन हो सकती है, बहुत बड़ी हो सकती है, वो आपको दी जाती है और आपके कुछ अधिकार निर्धारित किए जाते हैं और बदले में आपको राज्य को सेवा देनी होगी। वो सेवा का प्रकार अलग अलग उदाहरणों में अलग अलग होगा। तो सबसे पहले जो भूमि अनुदान शुरू हुआ वो व्यक्तिगत स्तर पे दिया गया था, ब्राह्मणों को, बुद्धिस्ट भिक्षुओं को इत्यादि। कारण ये था, हमने पहले भी पढ़ा था कि भाई अगर कृषि अधिशेष ये कृषि का विकास होता है तो राज्य का फायदा होता है, और राज्य हमेशा चाहता है कि कृषि का विकास हो, कृषि का फैलाव हो, कृषि अधिशेष बढ़े, ताकि वो कर लगा के अपनी आमदनी बढ़ाए, सेना रख सके, राज्य की रक्षा कर सके, राज्य को फैला सके, राजा के खर्चे का वहन हो। तो पहले जो था व्यक्तिगत स्तर पे भूमि अनुदान दिया गया। सोच यही थी कि कृषि में विकास होगा तो राज्य का विकास होगा। ठीक है, और कृषि अधिशेष एक तो आप सीधा कर लगा सकते हैं, दूसरा उससे व्यापार वाणिज्य में वृद्धि होगी, नगरीकरण में भी सहायता होगी। ये सब हमने पहले छठी क्लास के एनसीईआरटी पढ़ते वक्त देखा था। तो पहले ये व्यक्तिगत स्तर पे शुरू किए गए। बाद में कई कारणों से गुप्त काल आते आते जो अधिकारी थे, गुप्त काल और हर्ष काल आते अधिकारियों को भी भूमि अनुदान दिए जाने लगे। और इसको दरअसल स्टेज 3 के तौर पे लेना चाहिए। शुरू में जो अधिकार थे, एक व्यक्ति को मात्र अधिकार था कि उस आपको जो भूमि अनुदान में दिया गया है उसे जो भी आय है वो आपकी है, लेकिन आपको उस पर कर देना है और आपको कोई प्रशासनिक अधिकार नहीं है उस क्षेत्र के ऊपर। लेकिन गुप्त काल आते आते एक है प्रभावती गुप्त का जो कॉपर प्लेट है, कॉपर प्लेट अभिलेख है कांस्य। प्रभावती गुप्त ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री थी और उनका विवाह हुआ था एक वाकाटक राजा से। तो इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध कॉपर प्लेट अभिलेख है जिसमें ये साफ साफ दिखाया गया है कि अब भूमि अनुदान में प्रशासनिक अधिकार भी दिए जाने लगे थे। इसका स्वाभाविक मतलब है कि जितना क्षेत्र आपको अनुदान में दिया गया है, कम से कम उतने क्षेत्र में तो आप स्वायत्त हो गए हैं। जब साफ लिखा हुआ है कि आपके भूमि अनुदान वाले क्षेत्र में जो सैनिक है वो प्रवेश नहीं करेंगे, आप जिस प्रकार का कर चाहें उस क्षेत्र से वसूल कर सकते हैं, आपसे कोई कर नहीं लिया जाएगा, आप वहां पे जो है जो न्याय प्रणाली है उसे भी आप ही चलाएंगे। तो प्रशासनिक अधिकार मिलने लगे थे। गुप्त काल के अंत में और हर्ष काल तक अधिकारियों को भी वेतन के तौर पर भूमि अनुदान मिलने लगा था।
ना उस इसका कुछ इतिहासकार कारण मानते हैं कि नगरीकरण के और आर्थिक पतन के कारण ऐसा किया गया कि भाई बड़े अधिकारियों को ज्यादा सैलरी देनी पड़ेगी, इतना इतना कैश कहाँ से आएगा, तो उन्हें भूमि अनुदान दे दिया जाए। इसके हमने उदाहरण देखे कि जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें हरिसेन कितने महत्वपूर्ण हैं। उनके पिताजी महादंड नायक थे, वो स्वयं दंड नायक थे। दूसरा, वो महादंड नायक के साथ साथ संधि विग्राहक भी थे, तो स्वाभाविक है हरिसेन एक महत्वपूर्ण कुल से थे। और हर्ष काल में भी ऐसे कई आपको ताम्रपत्र अभिलेख मिल जाते हैं, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जिसे कहते हैं, जिसमें पता चलता है कि अधिकारियों को भूमि अनुदान के द्वारा वेतन दिया गया। तीसरी चीज हुई कि अब मंदिरों को या बुद्धिस्ट मठों को और आगे चल के सूफी सिलसिला या मॉस्क, उनको भी अनुदान दिए जाने लगे। इन्हें भी अनुदान दिया जाना लगा। इन्हें अनुदान देने का कारण क्या था? कुछ कारण थे। जो पुजारी वर्ग है, प्रीस्ट क्लास है, चाहे हिंदुओं में हो, चाहे मुस्लिमों में हो या बुद्धों में हो, उनका समर्थन पाना। दूसरा, ये मंदिर मठ इतने धीरे धीरे विशाल होते गए कि इनके रखरखाव के लिए आपको एन्युअली बहुत खर्च करना पड़ेगा। तो हर साल कैश एलोकेट करने की जगह उन्हें एक लैंड लीज पे दे दिया, ग्रांट दे दिया कि जाइए, इसमें से जो आमदनी हो वो आपकी है, आप अपना रखरखाव कीजिए, जो अधिशेष हुआ आप उसका अन्य आर्थिक गतिविधियों में निवेश कीजिए। और कुछ मंदिरों के पास इतनी जमीनें होती थी कि वो और लोगों को फिर अनुदान देते थे। ठीक है, एक तरीके से सब कॉन्ट्रैक्टिंग आप समझ लीजिए। और मध्यकाल आते आते आप जो है सैनिक अनुदान या मिलिट्री ग्रांट जिसे कहते हैं, वो भी दिया जाने लगा। भाई हमने बात की पूर्वी चालुक्यों के बारे में, पूर्वी गंगाओं के गंग शासकों के बारे में, फिर हमने राष्ट्रकूटों की बात की, और भी ऐसे अहोम की बात की। होता क्या था कि एक शासक वर्ग अपना जो उनका कोर क्षेत्र है वहां से उठ के कहीं दूर जाता था, कहीं लगे कि हाँ यहाँ पे जो है राजनीतिक स्थिति थोड़ी डामाडोल है, तो वहां जाके उन्होंने अपना शासन स्थापित किया। फिर अगर एक पूरा कुल है तो एक व्यक्ति जो है सबसे प्रभावशाली है वो राजा बनेगा, और वो अपने परिवारजनों को, अपने चाचा को, मामा को, ऐसे जो आपके परिवारजन होंगे जो आपसे जुड़े हुए होंगे, उन्हें अनुदान देगा कि जाओ ये क्षेत्र तुम्हारा, इस क्षेत्र के अंदर तुम पूर्ण तरीके से स्वतंत्र हो, लेकिन तुम मेरे अधीनस्थ रहोगे, तुम मेरे सामंत रहोगे। मैं जब तुम्हें किसी सेवा के लिए बुलाऊं तो तुम्हें आना होगा। हमने बात की थी कि भाई ऐसे सामंत जब शक्तिशाली हो जाते थे तो अपने ही स्वामी को भी वो, मतलब कुक, जो इंग्लिश में शब्द है कुक, वैसे उनको हरा देते थे और अपना शासन शुरू कर देते थे। तो ये जो है सैनिक अनुदान भी मध्यकाल में कई होने लगे। तो हमने देखा ये अलग अलग प्रकार से अनुदान हुए, और मध्यकाल आते आते जिनको अनुदान मिलता था वो आंतरिक स्तर पे तो बहुत ही स्वतंत्र होते थे। इसका असर को लेके इतिहासकारों में थोड़ा विवाद है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसके कारण जो है, जो राज्य थे उनका विखंडन हुआ। ठीक है, इसलिए वो बताते हैं कि मध्यकाल आते आते इतने सारे छोटे छोटे राज्य बन गए थे। और कुछ कहते हैं कि नहीं, राज्यों का विखंडन नहीं हुआ, नए राज्यों का निर्माण हुआ। अब हालांकि इन दोनों में क्या अंतर है ये समझाने जाएंगे तो हम 7वीं कक्षा के एनसीईआरटी के स्कोप से काफी आगे निकल जाएंगे। बट अभी के इतना समझ लीजिए कि भूमि अनुदान के अस्तित्व को तो सभी स्वीकार करते हैं, उसके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रभावों को भी स्वीकार करते हैं। बस उसका जो ये प्रभाव है कि इसके कारण क्या विखंडीकरण हुआ राज्य का या नए राज्य बने, उसको लेके इतिहासकारों के बीच थोड़ा मतभेद है। अच्छा, भूमि अनुदान देने के बारे में हमने बात की थी कि भाई एक ओरिजिनल मोटिव ये था कि कृषि को फैलाया जाए। ठीक है, कृषि का विस्तार हो, ऐसे समाज जो जनजातीय समाज हैं या जो खाना बदोश है, यहां से वहां घूमने वाले हैं, वो एक जगह रहें, कृषि को अपनाएं। ठीक है, कर दें। ठीक है, अपने स्वामियों का जो है वो, जो लोकल लेवल पे जो लॉर्ड हैं, जो स्वामी हैं, उनको कर दें इत्यादि। तो एक ये मकसद भूमि अनुदान का, एक मकसद ये था कि जनजातीय या खाना बदोश समुदाय को
जनजातीय समुदाय को कृषक समाज में बदलना। मतलब अगर किसी को भूमि अनुदान दिया गया है और उस क्षेत्र में अभी कृषि नहीं होती है, ठीक है, वो जंगल है या वहां कोई रह नहीं वो वहां पे जनजातियां रहती हैं, या वहां पे जंगल नहीं है लेकिन कोई रह ही नहीं रहा है, वो खाली क्षेत्र है, तो ये उस व्यक्ति का काम था उस क्षेत्र में कृषि को बढ़ावा दे, क्योंकि स्वाभाविक है जो आय है वो तो आपकी है पूरी की पूरी, तो आप कोशिश करोगे कि आपके पास एक एसेट है तो उसे आप मोनिटाइज किया जाए। तो इस कालक्रम में कई जनजातीय समुदाय का, जहां जो हमने बात की कि इस अवधि में अपनी अपनी गति और प्रभाव के साथ विभिन्न क्षेत्रों में जंगल काटे गए और कृषि का विस्तार हुआ, तो इस प्रक्रिया में भूमि अनुदान का बहुत महत्व है। ठीक है, ये मुख्य तौर पे भूमि अनुदान के द्वारा हुआ। कई आदिवासी पलायन कर गए और कई किसान बन गए। ये नए किसान समूह धीरे धीरे क्षेत्रीय बाजारों, सरदारों, पुजारियों, सूफियों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। अब देखिए, हमने बताया था कि ये एक मिलिट्री अधिकारी को भी दिया जा सकता है भूमि अनुदान, ये पुजारियों को भी दिया जा सकता है ताकि उनका समर्थन प्राप्त हो राजा को, ठीक है, वो राजा के लिए प्रशस्ति लिखें, राजा के लिए जो वो राजा की वंशावली को ग्लोरीफाई करें कि कैसे वो बहुत ही महान शासकों के या महान व्यक्तियों के वंशज हैं। सूफियों, मंदिरों से प्रभावित होने लगे। और जो क्षेत्रीय बाजार की बात है, भाई स्वाभाविक है, अगर आप कृषि करेंगे, आप अगर फसल उपजाएंगे तो उन्हें कहीं बेचेंगे भी, तो अगर आप बार बार किसी एक जगह बेचने के लिए आते हैं तो धीरे धीरे वहां छोटे छोटे कस्बों का निर्माण होता है और वो कस्बे धीरे धीरे बड़े होते हैं, वहां पे और लोग आके बसने लगते हैं अन्य प्रकार की सेवाएं देने के लिए, वहां सैनिक आके बसने लगते हैं, वहां छोटे मोटे मंदिर मस्जिद बन जाते हैं, तो धीरे धीरे वो कस्बों का नगरों में परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे क्षेत्रीय बाजार भी अगर कृषि, हमने बात की थी कि देखिए अगर कृषि का विस्तार होगा तो नगरीकरण को भी बढ़ावा तो मिलेगा ही। पहले क्षेत्रीय बाजार बनेंगे, उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते नगर बन जाएंगे। तो उनके प्रभाव से प्रभावित होने लगे और एक बृहद और जटिल समाज का हिस्सा बन गए। ये कैसे हुआ भाई? आपने अपना जनजातीय जीवन छोड़ दिया, कृषि करने लगे, लेकिन आप एक जटिल समाज के भाग कैसे बन गए? तो स्वाभाविक है कि आपके ऊपर जो ये जो भूमि अनुदान जिस पुजारी को या जिस सूफी या जिस मंदिर को दिया गया है, तो कहीं ना कहीं आप उनके धर्म से भी जुड़ जाएंगे, राइट। दूसरा, एक जो कृषक समाज होता है, ठीक है, वो असमान समाज भी होगा ही, ठीक है। कृषक समाज में असमानता तो होगी ही, क्योंकि क्या होगा, किसी के पास बहुत उपजाऊ जमीन होगी, किसी के पास उपजाऊ जमीन तो होगी लेकिन उतनी नहीं होगी, किसी के पास जमीन है लेकिन साथ में वो पशुपालन भी कर रहा है, वो व्यापार भी कर रहा है, थोड़ा जुगाड़ू व्यक्ति है तो और भी तरीके से धन जुटा रहा है। फिर दूसरे छोर पे कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास बिल्कुल अपनी जमीन नहीं है और वो मजदूरी करके ही जीवन यापन कर सकते हैं। तो जनजातीय समाज जहां आर्थिक असमानता नहीं होती है, वहां सामाजिक असमानता भी काफी कम होती है। लेकिन जो एक कृषक समाज है, वहां धीरे 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 जितना अधिशेष होगा, असमानता उतनी ज्यादा हो जाएगी और उस हिसाब से आर्थिक असमानता की वजह से सामाजिक असमानता भी आएगी। समाज क्या होगा, वो एक हायरार्की में उसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, एक बेसिकली जो जाति के बेसिस पे जो एक क्रम बन जाता है वैसे ही। और फिर सामाजिक असमानता कहीं ना कहीं राजनीतिक असमानता को भी जन्म देगी कि भाई जो उस जगह का प्रभावशाली कास्ट है, जो प्रभावशाली जाति है, जो ज्यादा से ज्यादा जमीन कंट्रोल करती है, वो जो लोकल लेवल पे जो राज्य जो व्यवस्था है, शासन की व्यवस्था है, चाहे वो पंचायत हो या कोई और हो या लोकल लेवल के सैनिक हो, वो भी उनके कंट्रोल में है। तो इस हिसाब से आर्थिक असमानता सामाजिक और राजनीतिक असमानता को जन्म देती है। अब वहां पे जाति व्यवस्था आ जाएगी कि भाई जो जिनके पास ज्यादा जमीन है वो फॉरवर्ड कास्ट में आ जाएंगे, लेकिन जो इनके पास कम जमीन है वो मिडिल लेवल कास्ट में आ जाएंगे, और जिनके पास मतलब बिल्कुल जमीन नहीं है या एकदम ऐसे काम करते हैं जो काफी गरीब, जिसकी वजह से काफी गरीब हैं, तो वो लोअर कास्ट में आ जाएंगे। दूसरा, कई बार क्या होता है कि अवतारवाद के जरिए अगर कोई स्थानीय जनजाति देवी देवता है, उसे
ब्रह्म विष्णु महेश किसी से जोड़ दिया जाएगा और उनके मंदिर बन जाएंगे धीरे धीरे। इसमें पुराणों की भी सहायता ली जाती है। तो क्या है कि अब आपका जो धर्म था पहले वो आइसोलेटेड था, आपका जो समाज था पहले वो आइसोलेटेड था, ठीक है, समाज में इतनी इनइक्वालिटी नहीं थी। लेकिन अब आपके जो देवता हैं वो अवतार, अब वो विष्णु के अवतार हैं या ब्रह्म या दुर्गा के अवतार हैं या शंकर के अवतार हैं, ठीक है। अब उनके मंदिर बन गए हैं, जो मंदिर के पुजारी होंगे वहीं आसपास कई बार उनके पास जमीन कंट्रोल में होगी, तो और आप व्यापार भी कर रहे हैं अपने उत्पादों का, तो क्या है कि धीरे धीरे आप जो हैं वो एक जटिल समाज का हिस्सा बन गए हैं। दूसरा, उन्हें कर भी चुकाना पड़ता था भाई। अब जिसे अनुदान दिया गया है या अगर किसी को अनुदान दिया गया है और उसको इतनी जमीन है कि वो हैंडल नहीं कर सकता, तो फिर वो और उसको भी अपने अनुदान को छोटे छोटे भागों में बांट के और किसी को अनुदान देगा। तो क्या है कि वो सब ये सारे स्वामी जो हैं आपसे कर वसूलेंगे और कर के साथ साथ बेगारी भी कराते हैं। कई बार अगर कोई गरीब समुदाय है, जनजातीय समुदाय है, तो उससे बेगारी भी कराई जाएगी। बेगारी क्या होता है कि बिना सैलरी के उनसे काम करवाना। अच्छा, ऐसा क्यों करवा सकते हैं? क्योंकि वो कहीं ना कहीं कहता है कि तुम जिस जमीन पे रह रहे हो ये मेरी जमीन है, मुझे राजा ने अनुदान में दी है। या अगर राजा ने नहीं दी है तो राजा ने जिसको दी है, जिस सामंत को, जिस महासामंत को, उस महासामंत ने सामंत को दी है, सामंत ने किसी और को दी है। तो कहते कि भाई मैं इस जमीन का स्वामी हूं, तो तुम जिस जमीन पे रह रहे हो, जो खेती कर, जो उगा रहे हो, खा रहे हो, वो तो मेरी जमीन है, तो तुम मुझे क्या दे रहे हो? तो तुम मेरे लिए बेगार करोगे, मतलब बिना सैलरी के काम करोगे। तो ऐसे क्या होता है कि एक कृषक समाज का जो शोषण है ऐसे बढ़ रहा है। यहाँ पे किसानों के बीच धीरे धीरे आर्थिक और सामाजिक अंतर उभर कर आए। मैं देखा कि भाई अधिशेष होगा तो सामाजिक आर्थिक असमानता आएगी। प्रभाव और संसाधनों पर नियंत्रण के आधार पर जातियों को एक पदानुक्रम में व्यवस्थित किया गया। दरअसल इस सामाजिक और आर्थिक असमानता के कारण एक जनजातीय समाज जो गैर जातीय समाज था एक जातीय समाज में बदल जाता है। जो धनी होगा वो फॉरवर्ड कास्ट होगा ऑब्वियसली, जो मिडिल लेवल इनकम होगा वो मिडिल लेवल कास्ट में आ जाएगा, एंड जो लो इनकम ग्रुप होगा वो लोअर कास्ट में आ जाएगा। उन्हें जातियों को एक पदानुक्रम में व्यवस्थित किया गया। एक ही जाति की स्थिति में स्थानिक और लौकिक अंतर थे। मतलब अगर कोई जाति है किसी विशेष क्षेत्र में, उसके पास ज्यादा संसाधन नहीं है, लेकिन उसी जाति के लोग कहीं और भी रहते हैं, लेकिन वहां पर वो जमींदार हैं या वहां पर वो सैनिक हैं, ठीक है, कि अगर किसी भी प्रकार से उनका प्रभाव बढ़ता है आर्थिक या राजनीतिक, तो उनका जो सामाजिक पदानुक्रम में जो उनका जो पोजीशन है वो ऊपर नीचे हो सकता है। जातियों की अक्सर जाति पंचायतें होती थी। जो डोमिनेंट जातियां होंगी किसी क्षेत्र की, ठीक है, वो अपना जो है उनका जो अंदरूनी मामला है, जो न्याय व्यवस्था है, वो खुद ही चलाएंगी इन जाति पंचायतों में, जिनमें आज भी आप कभी कभार नाम सुनते होंगे खाप पंचायतें। तो ये क्या है? वो एक प्रकार की जाति पंचायतें हैं कि वो अपना अंदरूनी निर्णय है किसी मुद्दे के ऊपर, कोई सामाजिक मुद्दा हो गया, कोई न्यायिक मुद्दा हो गया या कोई राजनीतिक मुद्दा भी हो गया, तो उस पे ऐसे वो जाति पंचायतों के द्वारा फैसला लेंगे। क्षेत्र और साम्राज्य, ठीक है, देखिए मुगल मध्यकाल में 3 महत्वपूर्ण साम्राज्य हुए। चोल साम्राज्य, तुगलक जो दिल्ली सल्तनत का एक वंश था, और मुगल। इसमें तुगलक तो बहुत कम समय तक चले, ठीक है। चोल साम्राज्य बहुत लंबे समय तक चला और मुगल साम्राज्य भी खासा लंबा चला। गयासुद्दीन बलबन के शासन काल का, बलबन जो है ये जो स्लेव डायनेस्टी थी, गुलाम वंश था दिल्ली सल्तनत का, उसके एक महत्वपूर्ण सुल्तान थे, के शासन काल का एक संस्कृत शिलालेख है। दिल्ली में एक जगह है पालम, वहां बावली जो आप सुनते हैं स्टेप वेल होता है, पालम बावली में जो स्थानीय व्यापारी थे उन्होंने एक अभिलेख लिखा। ये बलबन के शासन काल का है, लेकिन बलबन द्वारा नहीं लिखा गया है, ठीक है। और कमाल की बात है कि एक तुर्की सुल्तान के लिए संस्कृत में अभिलेख लिखा गया है। इसमें खूब प्रशंसा हुई है बलबन की, जैसे ही प्रयाग प्रशस्ति में इनकी हुई है समुद्रगुप्त की, वैसे कुछ वैसे ही खूब प्रशंसा हुई और कहा गया है कि उन्होंने विविध क्षेत्रों को जीत लिया। मतलब बहुत तेलंगाना, बंगाल, गुजरात, सिंध, जहां तक वो लिख सकते थे लिखा है। लेकिन
ये मानना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि अब उसके एग्जैक्ट कारण क्या हैं, बलबन के समय में कई राजनीतिक चुनौतियां थीं, इसलिए जो अभिलेख में लिखा गया है उसे पूरी तरीके से स्वीकार नहीं कर सकते। बात ये निकल कर आती है कि इस काल में कई क्षेत्रों की अपनी पहचान बन चुकी थी, इसलिए तो अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग नाम से गौड़, मालवा, गुजरात, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों का नाम लिया गया है। भाई अपनी पहचान बन चुकी थी। सन 700 तक क्षेत्रों के, ये तो खैर बलबन तो 13वीं सदी में हुए, इतने पहले ही ऐसे ही एक नागभट्ट जो है वो ये गुर्जर प्रतिहार शासक थे पूर्व मध्यकाल के, इनकी भी प्रशस्ति में अलग अलग क्षेत्रों का नाम दिया गया है कि ये क्षेत्रों को इन्होंने जीता था या ये क्षेत्र इन्हें भेंट दिया करते थे इन्हें। तो सन 700 तक क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी भाषा और सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो चुकी थी। हमें कैसे पता? एक तो हमें पता है अभिलेखों से, जो भूमि अनुदान के लिए अभिलेख लिखे जाते थे या कोई और अभिलेख लिखे जाते थे, अब वो पूर्व मध्यकाल आते आते स्थानीय भाषाओं में लिखे जाने लगे, या कई बार बाइलिंगुअल होते थे कि शुरू में थोड़ा संस्कृत में लिखा होगा और बाद में तमिल में लिखा होगा। तो ऐसे जो अभिलेख थे वो कई बार स्थानीय भाषाओं में लिखे जाते थे, स्थानीय भाषाओं में ग्रंथ लिखे जाने लगे। ठीक है, तो ऐसे कई परिवर्तन हुए कि सन 700 तक क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे कि भाई ये बंगाल है, ये गुजरात है, ये मालवा है, ठीक है, या ये आपको उज्जैन है, या ये तेलंगाना है, ये आपका ये द्वार समुद्र क्षेत्र है इत्यादि। और भाषा और सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो चुकी थी। भौगोलिक दूरी एक अलग सांस्कृतिक पहचान के उद्भव में योगदान देती है और एक भिन्न सांस्कृतिक पहचान राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देती है। कि भाई अगर आपकी एक सांस्कृतिक पहचान है तो अगर कोई जो स्थानीय शासक वर्ग है वो चाहेगा कि हम उस पहचान के आसपास एक राजनीतिक एक पॉलिटिकल यूनिट बनाएं, एक राज्य बनाएं जो बाहरी प्रभावों से मुक्त हो। ठीक है, यह स्वाभाविक कोशिश रहती है। तो क्षेत्रवाद और सांस्कृतिक पहचान एक दूसरे के पूरक हैं। अगर जैसे जैसे सांस्कृतिक पहचान मजबूत होती जाएगी वैसे वैसे स्थानीय स्वशासन की भी जो चाह है वो बढ़ती जाती है। इसलिए क्षेत्रीय राजवंश उभर कर आए। आपने ये भी देखा कि पूर्व मध्यकाल में और मध्यकाल में कई छोटे छोटे रियासतें थी, राजा थे जो क्षेत्रीय एक क्षेत्रीय आइडेंटिटी पहचान के पर आधारित थे। और क्षेत्रीय राजवंश और साम्राज्यों के बीच में संघर्ष लगातार होता था। स्वराज्य ये क्या करेंगे? राजवंश क्षेत्रीय स्वराज्य चाहेंगे और साम्राज्य राजनीतिक एकीकरण करना चाहेंगे। जैसे कि मुगल काल था, मुगलों ने मतलब अफगानिस्तान से लेके अहमदनगर तक कई सारे क्षेत्रों को जीता था। कुछ क्षेत्रों में उन्हें दिक्कत आती थी कि जैसे कि बंगाल भेजा है किसी सैन्य अभियान को, तो वहां से बार बार मतलब प्रतिस्पर्धा होती थी, बार बार वो फाइट बैक करते थे। तो क्या है कि एक जो साम्राज्य है वो कोशिश करेगा एक राजनीतिक एकीकरण की, लेकिन जो क्षेत्रीय राजवंश है वो उसे हराने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये आप जो मराठों और मुगलों के बीच का जो संघर्ष है उसे इस संदर्भ में देख सकते हैं कि एक क्षेत्रीय स्वशासन की चाह और राजनीतिक एकीकरण की जो महत्वाकांक्षा है उन दोनों के बीच का संघर्ष है। लेकिन इसमें कई बार क्या होता है, ये तो हो गई राजनीतिक बात, इसका आर्थिक और सांस्कृतिक परिणाम क्या है? खास करके सांस्कृतिक परिणाम क्या है? होता क्या है कि जब एक साम्राज्य बनता है तो साम्राज्य के एक भाग से दूसरे भाग तक संस्कृति के अलग अलग जो भाग हैं वो जाते हैं। जैसे कि आप आर्किटेक्चर की बात कर लें, स्थापत्य की बात कर लें, तो फतेहपुर सीकरी जो मुगल बादशाहों का जो की राजधानी थी, वहां कई क्षेत्रों के जो स्थापत्य कला के अवयव थे, ठीक है, उन्हें लाया गया। गुजरात का जो जैन स्थापत्य कला के जो कुछ नमूने हैं या कुछ जो उसके उदाहरण हैं उसे फतेहपुर सीकरी की इमारतों में शामिल किया गया। बंगाल स्थापत्य कला की अवयवों को शामिल किया गया। तो ऐसे ही सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है राजनीतिक एकीकरण के कारण, लेकिन उसकी प्रतिस्पर्धा भी है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें आप इसको एक नैतिक तौर पे नहीं देख सकते कि हाँ किसी को स्वतंत्र रहना है तो रहे या किसी को साम्राज्य बनाना है तो बनाए। ये इसको नैतिक तौर पे नहीं, एक
ऐतिहासिक प्रक्रिया के तौर पे देखना चाहिए कि अगर साम्राज्य निर्माण होता है तो सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता है। मुगल काल, जब मुगल शासन का अंत हुआ तो कई क्षेत्रीय राज्य उभर कर आए, लेकिन उन सभी राज्यों में मुगल संस्कृति की पहचान तो दिखाई देती थी। तो वो क्या करते थे, लोकल कल्चर को और मुगल कल्चर को मिक्स करके एक नया कल्चर बनाते थे। वैसे ही साम्राज्य जब फैलता है तो वो क्या है कि लोकल कल्चर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, लोकल कल्चर को अप्रोप्रिएट करता है। जो बहमनी सुल्तान थे और जो उनके बाद जो और सल्तनत हुई, उन्होंने क्या किया कि स्थानीय जो संस्कृति थी या स्थानीय भाषा को बढ़ावा दिया, स्थानीय भाषा में ग्रंथ लिखे गए, जो स्थानीय राज्य व्यवस्था थी उसको उसमें स्थानीय लैंग्वेज में चलाया गया उसको, और उसका फिर एक इम्पैक्ट ये हुआ कि बाद में जो मराठा स्वशासन की जो चाह थी वो उभर कर आई। तो ये सब क्या है कि ये जो क्षेत्रीय राजवंशों के बीच में और साम्राज्य के बीच में जो प्रतिस्पर्धा है, ये भी मध्यकाल की एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और फिर बात है भी पुराने और नए धर्मों की। स्वाभाविक है, धार्मिक परिवर्तनों का इतिहास सामाजिक घटनाक्रमों के साथ गहरे तौर पर जुड़ा हुआ है। हमने देखा कि जब द्वितीय नगरीकरण हुआ था तो उस समय जो नए विचार उभर कर आए थे, बुद्ध धर्म, जैन धर्म और उपनिषद के रूप में, वो दरअसल एक प्रतिक्रिया थे समाज में जो बहुत त्वरित बदलाव हो रहे थे उनके प्रति। वैसे ही यहाँ भी होगा। नए देवताओं की पूजा, मंदिर निर्माण, ब्राह्मणों को संरक्षण, भूमि अनुदान और राजाओं की वैधता की खोज के बीच संबंध। भाई देखिए, राजा जो है, चाहे वो एक नामी गिरामी वंशावली से हो या नया हो, उसे जरूरत होती है वैधता की। अब वैधता के लिए उसे जरूरत है जो ब्राह्मण वर्ग है उसकी सहायता की। ब्राह्मण वर्ग क्या करेगा, उनके लिए प्रशस्तियां लिखेगा, ठीक है, उनके लिए जो है ओरिजिन मिथ्स की, मतलब भाई इस राजवंश की शुरुआत कहां से हुई थी। जैसे कि गुर्जर प्रतिहार जो राजवंश था पूर्व मध्यकाल का, उसमें प्रतिहार वर्ड का मतलब होता है द्वारपाल, गेटकीपर। तो उनके लिए एक ओरिजिन मिथ ये था कि जो लक्ष्मण, ये जो है लक्ष्मण के वंशज हैं और लक्ष्मण अपने भाई के द्वारपाल थे, प्रतिहार थे, इसलिए इस राजवंश का नाम गुर्जर प्रतिहार है। तो ऐसी कहानियां, ऐसी कहानियों का निर्माण कर पाना, प्रशस्ति का निर्माण कर पाना, राज्य के संबंध में और वैसे भी आप आधुनिक समाज में भी देखते हैं कि शासक वर्ग है वो पूरी कोशिश करता है कि जो धार्मिक जो पुजारी वर्ग है, ठीक है, जो धर्म के प्रमुख व्यक्ति हैं उनके साथ एक अच्छा संबंध बनाए रखे। तो इसके लिए क्या करेंगे, ब्राह्मणों से अच्छे रिश्ते के लिए भूमि अनुदान देंगे, ठीक है, मंदिरों का संरक्षण देंगे। दूसरा, राजा स्वयं भी मंदिर बनाते थे वैधता पाने के लिए। जो बृहदेश्वरा मंदिर है या आपका जो उड़ीसा के जो मंदिर हैं, आपके जगन्नाथ मंदिर हो गए, ऐसे कई सारे मंदिर हैं जो राजा स्वयं की वैधता के लिए। भाई मंदिर बनाने की शुरुआत हुई थी भक्ति मार्ग के कारण, कि भाई लोग जो हैं किसी अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना के लिए मंदिर आते थे। धीरे धीरे क्या है, ये मंदिर बना, मूर्ति पूजा, मंदिर की स्थापत्य कला धीरे धीरे और प्रचलित हुई, मंदिर विशाल होते गए। और एक समय ये आया पूर्व मध्यकाल आते आते कि मंदिर जो थे राजा की संप्रभुता के एक प्रतीक हो गए थे। तो जब एक राज्य दूसरे राज्य पे हमला करता था तो उन मंदिरों को तोड़फोड़ करता था और मंदिरों से जो मूर्तियां हैं उसको उठा के अपने यहाँ ले आते थे, ठीक है। जब राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका में अटैक किया, ठीक है, तो उन्होंने वहां से कुछ बुद्ध की मूर्तियां ले आए। तो ऐसे कई उदाहरण हैं कि राजा की कारण यह है कि मंदिर जो है वो राजा की संप्रभुता का एक प्रतीक बन चुके थे। तो राजा स्वयं भी मंदिर निर्माण करवाते थे। दूसरा, भाई भूमि अनुदान के कारण हमने देखा कि जनजातियों को जो है वो एक कृषक समाज का भाग बनाया गया। तो अब जो जनजातियों के देवी देवता थे उनकी भी मंदिरों में पूजा होगी, स्थानीय लेवल पे मंदिर बनाए जाएंगे। बट ये बात होती थी कि देवता हैं ये ब्रह्म विष्णु महेश दुर्गा, शक्ति किसी के अवतार हैं। तो ये चीजें जो हैं, और आखिरकार अनुदान देते थे, उसका आर्थिक पहलू भी था। तो ये सारी चीजें, नए देवताओं की पूजा, मंदिर निर्माण, ब्राह्मणों का संरक्षण, भूमि अनुदान और राजाओं की वैधता की खोज, ये आपस में जुड़ी हुई हैं। राजा वैधता के लिए ब्राह्मणों को भी संरक्षण देते थे
और जो उनके रिश्तेदार थे उनके कुल के, जिनके, उन्हें भी भूमि अनुदान करते थे सैन्य अनुदान के तौर पे। इस काल में भक्ति का भी प्रसार हुआ। इस खास करके जो दक्षिण भारत है वहां आपको अलवर और नैनर संत हुए, उन्होंने कई ग्रंथ, कई भक्ति काव्य लिखे जिनका संकलन किया गया पूर्व मध्य काल में। ठीक है, बाद में जो भक्ति संत थी उनकी जीवनी का संकलन किया गया। भक्ति में बाद में आचार्यों का आगमन हुआ और आचार्यों ने भक्ति को जो है वो मंदिर से जो राजनीतिक, जो मंदिरों का राजनीतिक महत्व है उससे जोड़ दिया। तो ये क्या है कि भक्ति का भी प्रसार ऐसे हुआ। और इस काल में भारत में इस्लाम धर्म का भी आगमन हुआ। देखिए, इस्लाम धर्म का आगमन भारत में आक्रमणकारियों के साथ नहीं हुआ है। इस्लाम धर्म का आगमन भारत में आगमन हुआ है अरब व्यापारियों के द्वारा केरला के तट पर। ठीक है, हम जो सुनते हैं वो थोड़ा सेंसेशनल लगता है, कि सुनने में थोड़ा एडवेंचरस भी लगता है कि हाँ जो युद्ध है, इस तरह चीजें सुनने में थोड़ी रोमांचक लगती हैं। लेकिन धर्म का आगमन ज्यादा योद्धाओं के साथ तो होता ही है, व्यापारियों के साथ भी होता है। हमने देखा कि रेशम मार्ग के द्वारा बुद्ध धर्म जो है भारत से सेंट्रल एशिया होते हुए चीन तिब्बत पहुंचा। ठीक है, वैसे ही ये भी माना जाता है कि जो श्री विजय एम्पायर है या अंकोर वाट वगैरह आपने जगह सुनी होगी मध्य पूर्वी एशिया में, जहाँ पे आपको कई सारे एक विष्णु मंदिर मिल जाए, कई विष्णु मंदिर हैं वहाँ पे। तो क्या है कि ये धर्म व्यापारियों के द्वारा या व्यापार मार्ग के द्वारा भी फैलता है। भारत में इस्लाम पहले पहले आया व्यापारियों के साथ। इस्लाम में आपको पता होगा भाई दो मुख्य पंथ हैं, शिया और सुन्नी, और फिर कई सूफी सिलसिला होते हैं। सिलसिला क्या होते हैं इसको फिर जब डिटेल में देखेंगे तब बात करेंगे। कई सारे बेसिकली जो मेन सूफी संत हैं जो गुरु के तौर पे मान सकते हैं, और उनके जो चेले होंगे, जो पीर और मुरीद हैं, मुरीद के भी जब वो पीर बनेंगे तो उनके मुरीद होंगे। तो ऐसे गुरु शिष्यों का सिलसिला जो है, चेन है, उसे हम सिलसिला कहते हैं। और सूफी सिलसिला जो है ये सिया पंथ में भी है, सुन्नी पंथ में भी है। सुन्नी पंथ में जो है वो 4 न्याय व्यवस्था है। ठीक है, और उसके आधार पर राज्य की जो गवर्नेंस सिस्टम है, जो राज्य व्यवस्था होती है, उसमें भी थोड़ा थोड़ा अंतर आता है। तो ऐसे धार्मिक स्तर पे भी परिवर्तन आए समाज में मध्यकाल में। तो ये आपके चैप्टर 1 में बताया गया है कि कैसे प्रमुख जो मध्यकाल के अध्ययन का जो प्रमुख स्रोत है, साहित्यिक स्रोत, उसे पढ़ते वक्त किन बातों का ध्यान रखना ये बताया है। और समाज में जो मुख्य मुख्य परिवर्तन हुए, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह उभर कर आए। ठीक है, फिर आपको पुराने धर्मों में परिवर्तन हुआ, नए धर्म आए, उनको बताया गया है। और जो आर्थिक परिवर्तन हुए, कैसे जो क्षेत्र है और साम्राज्य है उसके बीच की जो प्रतिस्पर्धा है, इसके बारे में भी लगातार आप पढ़ते रहेंगे। तो इसके आगे के चैप्टर्स जो हैं वो आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे। थैंक यू।